बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, ज़िंदगी को जीना आसान नहीं होता, लेकिन ज़िंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है और उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, कुछ ऐसे एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं जो हमें मुश्किल लगते हैं, ज़रा टफ़ लगते हैं, लेकिन अगर हम उनको ना करें तो ज़िंदगी का सफ़र बहुत मुश्किल लगता है। इनिशियली तो बात कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने की इज़ दैट हम ज़िंदगी में चॉइसेस ऐसी करें और अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखें जो हमारे लिए आसानी पैदा करते हैं और नेगेटिविटी नहीं लेके आते। होता ये है कि हम लाइफ में ऐसी चॉइसेस, ऐसी डिसीजंस करते हैं, जैसे कि आप घर की कैपेसिटी की बात कर लें। अब घर में अगर आपके हस्बैंड हैं, आप हैं, आपके बच्चे हैं, आपने अगर कोई स्टाफ रखा हुआ है काम करने के लिए, अब आपने स्टाफ ऐसा रखा है जो आपके काम में हाथ बटाने के बजाय वो आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़े करते हैं, या आपकी बात समझते नहीं हैं, या कॉन्स्टेंटली आपका दिमाग घूम रहा होता है क्योंकि कोई ना कोई चीज़ वो गलत कर रहे होते हैं। तो क्या बेहतर नहीं है कि आप ज़्यादा इफ़िशेंट लोग अपने इर्द गिर्द रखें? घरों में भी, फैमिलीज़ में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जानने वाले होते हैं, जो नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं। उन लोगों से थोड़ी किनारा कशी करना, कुछ ऐसी चीज़ें अगर हम करें अपने इर्द गिर्द और अपनी इन्वायरमेंट्स में, तो हम अपनी ज़िंदगी को ज़रा आसान बना सकते हैं। ऑब्वियसली ज़िंदगी में बहुत से ऐसे सर्कमस्टांसेस और मामलात आते हैं जहाँ पे ज़िंदगी जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई बीमारी आ जाती है, कोई सुख दुख आ जाता है, कभी पैसों के मसाइल आ जाते हैं। हज़ारों चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को एक टफ़ स्पॉट से या एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से गुजारती है, लेकिन हमें उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले अपनी सराउंडिंग्स को और अपने इर्द गिर्द को आसान बनाना है। जैसे कि मैं एक वर्किंग वूमन हूँ, मैंने सुबह उठ के अपने बच्चों को रेडी भी करना है स्कूल के लिए, मैंने इधर मॉर्निंग शो भी आके होस्ट करना है, मॉर्निंग शो के बाद कोई एक्टिंग का प्रोजेक्ट, कोई और होस्टिंग की चीज़, दूसरी चीज़ें, फिर मेरी अपनी एक बिज़नेस है स्किन केयर, हेयर केयर की, उसके ऊपर काम करना है, उसके अंदर फूड प्रोडक्ट्स भी मैं लेके आ रही हूँ, वो भी मैंने उसके ऊपर वर्किंग करनी है। फिर उसी के साथ साथ ऑब्वियसली फैमिली, फ्रेंड्स, बच्चे, क्लोज रिलेटिव्स, थोड़े डिस्टेंट रिलेटिव, इन सबको साथ लेके चलना है। सो जब तक मैं अपनी स्केड्यूल या रूटीन नहीं बनाऊंगी तो मेरी ज़िंदगी बड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। अगर मुझे पता है कि मैंने 6 काम करने हैं लेकिन मैंने कोई स्केड्यूल ही नहीं बनाया। आज के दिन का बता देती हूँ। आज आप लोगों के साथ शो करने के बाद मैंने एक और जगह, जहाँ पे मैं जिस जगह की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मैंने वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाके उनकी शूट मुकम्मल करनी है। उसके बाद मैंने बच्चों को पिक करना है उनकी, क्योंकि स्कूल से तो मेरी बहन पिक कर लेगी। मैंने फिर बच्चों को पिक करके उनकी मतलब ट्यूशन्स पे ड्रॉप करना है, फिर उनको ट्यूशन से वापस पिक करना है। उस दौरान मैंने अपनी, जिस टाइम वो ट्यूशन पे होंगे उस वक्त मैं अपनी एक्सरसाइज कर रही होंगी। फिर एक बच्चे ने फुटबॉल पे जाना है, नूर ने जाना है अपने जिमनास्टिक्स पे, उनकी रूटीन्स को मैनेज करूँगी। बीच में मैंने अपने दफ्तर भी जाके एक चक्कर लगाने। तो मैंने सारी चीज़ का आज का स्केड्यूल बनाया हुआ है। रात के 9 बजे तक का मेरा स्केड्यूल इस वक्त कंप्लीट है और मैंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलना है। सो अगर मैं अपनी स्केड्यूलिंग ठीक करूँगी और फिर अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखूँगी जो प्रोफेशनल हैं, जो काम प्रॉपर तरीके से करते हैं। देखिए व्यूअर्स, हम सब की कोई ना कोई एक टीम होती है। अब घर में अगर आप होम मेकर हैं तो आपकी टीम, घर में जो सपोर्ट आपने स्टाफ रखा हुआ है अपनी हेल्प आउट करने के लिए, या कुछ केसेस में आपके बच्चे होते हैं, आपके हस्बैंड होते हैं। कैसे कि भाई अगर खाना आपने पकाया और आप उसको हैंडल कर रही हैं तो आप हस्बैंड को कहते हैं कि आप प्लीज़ ज़रा टेबल सेट कर देंगे, या बच्चों को कहा कि बेटा तुम लोग टेबल सेट करो, आपने खाना सर्व कर लिया। अब आप चाय अगर बना रही हैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए, तो या हस्बैंड आपके चाय बना रहे हैं तो आप और बच्चे मिलकर डिशेस साफ़ करें। तो ये आपके साथ सपोर्ट सिस्टम होता है, राइट? घर में आपने स्टाफ रखा है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं स्टाफ की से बात कर रही हूँ क्योंकि पिछले दिनों में अपनी एक कज़न है, उससे बात करी थी। तो उसको मैंने कहा, तुम हर वक्त कंप्लेन कर रही होती हो कि तुम्हारे घर के काम नहीं होते, तुम्हारा स्टाफ तुम्हें बड़ा तंग करता है, स्टाफ बड़ा तंग करता है। तो तुम्हारे घर में तो हैं ही 2 लोग, एक आपका गार्ड है जो ड्राइव भी करता है और दूसरा आपकी वो है खातून जो आपके घर में सफाई करती है और कुकिंग शुकिंग भी करती है। तो मसला क्या है? कहती है यार वो जो कुकिंग करती है ना, उसके मियाँ के साथ उसके बड़े मसले चल रहे होते हैं, तो आए दिन वो आती नहीं है, ये करती है वो करती है। तो मैंने कहा यार पिछले 4 साल से तो मैं ये कहानी सुन रही हूँ। नहीं यार वो बड़ी मजबूर है। मैंने कहा अंडरस्टैंड कि वो मजबूर है, तो उसको घर बैठ के पैसे दे दो और किसी और को अपने पास जॉब पे रख लो, क्योंकि इस वक्त तो आप एक तरह से सदका या खैरात ही निकाल रहे हो। बिकॉज अगर वो बंदा आपका काम ही नहीं कर रहा और उसको पता है कि मैं आऊँ या ना आऊँ, बाजी ने तो मुझे फिर भी पैसे देते रहना है,
देखिए, आप काम का मुआवजा दे रहे हैं, उसके साथ साथ आपने ऑफ कोर्स उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है, उनके अगर जहाँ जहाँ आप हेल्प आउट कर सकते हैं ज़रूर अपने स्टाफ को हेल्प करें, लेकिन जिस काम के लिए आपने अगले इंसान को रखा है अगर वो आपका काम ही नहीं कर रहा तो फिर आपको उस बंदे का बेनिफिट नहीं है। सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। थोड़ा सा इंसान को अपने दिल को मजबूत करना होता है। जैसे कि मैंने उसको कहा, चलो उसको आप कहो कि जी आप घर पे रहो, आप अपने घर के मामलात हैंडल करो, आपको मैं इतने पैसे हर महीने दे दिया करूँगी मेरी तरफ से एज हेल्प, बाकी आपने अगर कहीं और जॉब करनी है अपने घर के करीब या ये या वो तो वो कर लो, और अपने पास एक ऐसा बंदा रखो जो आपके काम कर सकता है, जो आप उनकी हेल्प कर रहे हो और अपने घर में आपके मसले हो रहे हैं। आए दिन उसके अपने मियाँ से लड़ाई चल रही होती है क्योंकि उसका मियाँ कहता है आज फिर खाना नहीं बना, वो भी वर्किंग लेडी है। अब ऑब्वियसली वो जब शाम को घर आएगी, मियाँ भी उसी टाइम पे घर आएगा और वो सारा टाइम अगर किचन में गुजार देगी खाने पकाते हुए, तो ऑब्वियसली मियाँ गिला करेगा कि यार हमने तो रखा भी हुआ है किसी बंदे को, हम उनको सैलरी भी दे रहे हैं तो काम क्यों नहीं हो रहा। सो इन चीज़ों का, जहाँ पे आपको पता है मैं सबसे ज़्यादा कहती हूँ कि हमारे घर में जो लोग काम करते हैं हमने उनका ख़ास ख्याल रखना है। वहाँ पे ये भी याद रखना है कि उनको जिन काम के लिए रखा है क्या वो काम कर रहे हैं। देन 3 पॉइंट्स हैं जिनको हम ज़िंदगी गुजारने के लिए अगर इम्प्लीमेंट कर लें तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, कुछ सब्र करके। व्यूअर्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं जहाँ पे ऊंच नीच होता है, झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, बंदा एजिटेट हुआ हुआ होता है, अपसेट हुआ हुआ होता है, वहाँ पे कभी कभी हमें सब्र भी करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, एक चुप सौ सुख। हम क्या करते हैं कि हम जज्बाती फ़ैसले कर लेते हैं, और जब हम सब्र करते हैं तो वो सब्र हमें जज्बाती फ़ैसलों से भी रोक देता है, हमें सुकून भी दे देता है और हमारी सोच को भी थोड़ा बेहतर कर लेता है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी की बहुत अच्छी दोस्ती है मगर उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दूरी हो गई है। आप चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए मगर इस वक्त उस चीज़ का राइट टाइम नहीं है। अगर आप फ़ौरन रिएक्ट करेंगे तो गुस्से में शायद आपके मुंह से कुछ अल्फाज ऐसे निकल जाएं या कोई ऐसी बात आप कह जाएं जिसकी वजह से मज़ीद नेगेटिविटी फैले। सो थोड़ा सा सब्र, वक्त देना चीज़ को, एंड देन आराम से किसी को समझाना और मौके पे उस चीज़ को लेके चलना एक बेहतर अमल होता है। मुझे पता है कि जब इंसान को सब्र करना हो तो इंसान को बड़ा टफ लगता है क्योंकि सब्र के साथ आ जाती है बर्दाश्त, और बर्दाश्त एक्चुअली सेकंड चीज़ है जो मैं आपको कहना चाहती हूँ। देखिए, बर्दाश्त का एग्जांपल ये है कि ऑफिस या स्कूल में आप मेहनत कर रहे हैं और उसका क्रेडिट बार बार किसी और को जा रहा है, बार बार आप जो भी चीज़ कर रहे हैं क्रेडिट कोई और ले जाता है, अगेन गुस्सा चढ़ रहा है, आपको बुरा लग रहा है और आप फ़ौरन लड़ाई शुरू कर देते हैं। उससे होगा ये कि मामला बिगड़ जाएगा। दफ्तरों में अक्सर ऐसा होता है कि आपने एफ़र्ट्स की, आपने मेहनत की, बट आपने देखा कि बार बार दूसरे लोग उस चीज़ का क्रेडिट लेते चले जा रहे हैं। वो एक बड़ी ऑफेंसिव चीज़ होती है हर इंसान के लिए, लेकिन जब इंसान बर्दाश्त करता है और तरीके से मैनेज करता है तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। एंड देन कुछ नज़रअंदाज कर दें तो कुछ हमने सब्र करना है, कुछ हमने बर्दाश्त करना है और कुछ नज़रअंदाज करना है। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस और कंडीशंस आती हैं व्यूअर्स जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे कि आपके बॉस हैं, वो आपको डांट गए, आप अपसेट तो हुए, क्या करेंगे आप? आगे से अगर आप ऊंचे लहजे में बात करेंगे या उनके साथ उसी तरह रूडली रिएक्ट करेंगे जैसे वो आपके साथ कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपका अपने बॉस के साथ बहुत अच्छा एक वर्किंग रिलेशनशिप है जहाँ पे आप कम्युनिकेट, क्योंकि कुछ ऐसे बॉसेस होते हैं जो आपकी सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते, स्कूलों में भी होता है, कॉलेजेस में भी होता है, कोई ऐसा टीचर, कोई ऐसा प्रोफेसर, कोई प्रिंसिपल होता है जो आपकी सुनने के लिए नहीं तैयार, चाहे आप कितनी जायज़ और कितनी करेक्ट बात कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज़ एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को करेक्टली लेके चलना, एक सर्टन तरीके से लेके चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको आके मतलब बॉस ने आपकी बेइज्जती कर दिया, आपको डांट दिया, आप रिएक्ट करेंगे, अगर आप सब्र बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका दामन छोड़ देंगे तो आपके लिए इशू बनेगा। आप नौकरी भी खो सकते हैं, जो उस डांट से बड़ा नुकसान भी हो सकता है। कोई और बंदा है जिसको प्रमोशन मिल गई है आपकी जगह, आप उस वक्त रिएक्शन शो करेंगे, आपकी जॉब चली जाएगी। सो द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि तरीके से, आराम से, तहम्मुल से आप चीज़ को हैंडल करें और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको नज़रअंदाज करें, क्योंकि हर चीज़ पे जब इंसान व्यूअर्स रिएक्ट करता है तो वो मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। सो अपने आप को एक सर्टन तरीके से लेके चलना, अपने कॉन्डक्ट को, अपने रवैये को पॉजिटिव करना, ये ज़िंदगी की कुछ ऐसी अहम चीज़ें हैं जो अगर हम इम्प्लीमेंट कर लें तो ज़िंदगी जीनी ज़रा आसान हो जाती है। व्यूअर्स, हमेशा एक ही बात कहती हूँ, हम दूसरों को नहीं बदल सकते, हम दूसरों को बता सकते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ें काबिल कबूल नहीं हैं। और एक पॉइंट आता है जहाँ पे इंसान को एहसास होता है कि यार अगले को मेरी बात नहीं समझ आ रही, बेहतर है कि मैं किनारा कशी कर लूँ। ये आप पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी देखते हैं और काम की कैपेसिटी में तो लोग ऐसे फारिग करते हैं
मैंने तो खुद देखा है वर्क सिचुएशंस में। आज मैं फॉर एग्जांपल मॉर्निंग शो 3 दिन नहीं आती करने के लिए, चौथे दिन किसी और को बिठा देंगे, बिठाना पड़ेगा, किसी का भी काम नहीं रुकता व्यूअर्स। और कोई भी इंसान अपनी रोजी रोटी पे लात नहीं मारता किसी और के लिए। सो अल्टीमेटली अच्छे तरीके से ज़िंदगी को भी अगर हम प्रोफेशनल अंदाज में, सीरियसली अगर ज़िंदगी के अंदर भी प्रोफेशनलिज्म ले आएँ और अपनी पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनलिज्म ले आएँ, अपने काम की कैपेसिटी में प्रोफेशनलिज्म ले आएँ, और वही प्रोफेशनलिज्म हम अपने स्कूल और कॉलेज की लाइफ में अपने बच्चों में इम्प्लीमेंट करें, तो व्यूअर्स मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आधे मसाइल तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। और जो बाकी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उनको बर्दाश्त और सब्र से कंट्रोल में लेके आएँ, और कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज भी कर दें, क्योंकि व्यूअर्स कुछ चीज़ों को आपको करना पड़ता है। आपकी अपनी लाइफ मुश्किल होती है जब आप उनको नहीं नज़रअंदाज करते। खैर, आज इस टॉपिक पे हमने सोचा कि आपसे बात करेंगे और फिर शेफ़ नूर से भी पूछेंगे कि उनकी राय क्या है। तो आइए बढ़ते हैं किचन की तरफ, जहाँ पे शेफ़ सैयदा नूर हैदर हमारा वेट कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक। शेफ़ नूर मुझे ये बताइए कि हम जो ये बात करें ज़िंदगी को आसान बनाना, देखिए ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल, करोड़ प्रॉब्लम्स आती हैं, जी, पर्सनल भी आती हैं। आपका घर की पर्सनल प्रॉब्लम्स आप काम पे नहीं लेके आ सकते, काम के पर्सनल मसाइल आप फ्रेंड्स में नहीं लेके जाते, फ्रेंड्स के मसाइल आप घर नहीं लेके जा पाते, क्योंकि जब आप ये चीज़ें सारी एक दूसरे के अंदर मिक्स कर देते हैं तो मसले फसाद और झगड़े ही होते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की कि इग्नोर और बर्दाश्त, इग्नोर और बर्दाश्त, अगर ये दो चीज़ें आप कर लेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी मेरे ख्याल में बहुत आसान है। बिल्कुल। और फिर उसके साथ एक और जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो यही है कि हर बंदे की एक बर्दाश्त की हद होती है, पेशेंस का भी तो एक लेवल होता है ना। जब वो पेशेंस का लेवल व्यूअर्स क्रॉस हो रहा होता है और आपको लग रहा है कि अब आपका मीटर आउट हो जाएगा या मसला ख़राब हो जाएगा, चाहे आपका बॉस तक आपको एक पॉइंट तक पुश कर रहा हो, बेहतर है कि आप कहीं और नौकरी ढूंढ के इस्तीफ़ा दे दें, रादर दैन अपने आप को भी बिस्त करवाएं और अगले को भी टॉर्चर करें। और बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि व्यूअर्स आपकी केमिस्ट्रीज नहीं मैच हो रही होती। फ्रेंड्स में देखते हैं कि एक फ्रेंड सर्कल है, अब दो दोस्तें हैं जो हर वक्त लड़ रही हैं आपस में, जी, तो बेहतर है कि फिर कोई एक किनारा कशी कर ले, रादर देन सबको टॉर्चर करो और अपनी ज़ात को भी टॉर्चर करो। सही कह रही हैं। सो नोइंग व्हेन टू कट ऑफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्यूअर्स। अच्छा, किचन में आज क्या बन रहा है? किचन में जी आज बन रहा है, हमने कहा चलें आज थोड़ा वेजिटेबल की तरफ आए। अचारी मिक्स वेजिटेबल हम बना रहे हैं आज, और इसके साथ एक कोकम्बर सैलड बनाएंगे, वो भी बहुत मज़े का है। और इसमें थोड़े से हम नट्स डालेंगे और थोड़ी सॉस उसकी बड़ी टेंगी सी और बड़ी मज़े की है, स्वीट एंड सॉर। ठीक है। तो बेसिकली व्यूअर्स हम लोग ना सब्जियों को बहुत हल्का लेते हैं। घर में जब कुछ पूछते हैं ना कि आज घर में क्या बना है, तो कहते हैं जी सब्जी बनी हुई है या दाल बनी हुई है, तो लोग ऐसी गंदी सी शक्ल बनाते हैं। सही कह रही हैं। लेकिन सब्जियां हमारी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर आपने ऑब्वियसली, मगर सिर्फ सब्जी से पेट नहीं भरता इस लिहाज से कि क्योंकि वो प्योर कार्बोहाइड्रेट होती है। तो आपने जैसे ये मिक्स सब्जी बना दी, हर किसी के घर में शामी कबाब बने होते हैं, एक शामी साथ में मिक्स सब्जी मोर देन इनफ। आप इसके साथ रोटी चावल ना भी खाएं तो आपकी कंप्लीट मील हो जाएगी। सैलड और साथ आप एक रायता बना लें, रायता बना लें, मिंट चटनी बना लें। क्योंकि देखें ना बाहर के ममालिक में आप नोट करते हैं कि लोग कहते हैं वहाँ इतना लोग अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल, तो वहाँ पे अगर सब्जियां हैं तो उसके साथ एक चिकन का पीस या कोई प्रोटीन का पीस बना होता है और आप वो खा लेते हैं। रोटी चावल चीनी वाला तो मामला ही नहीं आता, मामला ही नहीं आता। सो अगर आपको भी, अगर आप थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस हैं, मिक्स सब्जियां बनाएं और वो मिक्स सब्जियां खा लें एक शामी के साथ या एक चपली कबाब के साथ। फुल मील है, बड़ी हेल्दी जी, फुल मील है आपका। एग्जैक्टली, हाँ जी। जी, अचारी मिक्स वेजिटेबल, आलू चाहिए जी 1 कप, मटर 1 कप, गाजर 1 कप, मेथी 2 कप, लहसुन अदरक की पेस्ट 3 खाने के चम्मच, शिमला मिर्च 3 कप, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, अचारी मसाला जो कि मैंने आपको दाल में भी बताया था, ड्राई अचार मसाला, वो 2 खाने के चम्मच हैं। और इसमें जो है तेल 1 कप है, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत और प्याज 1 अदद। सबसे पहले जी हम मिक्स वेजिटेबल में बीन्स भी डाल सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी की डाल सकते हैं, लेकिन 3-4 सब्जियां जो है वो गाजर, और मैंने जो है वो दोनों गाजर यूज़ कर रही हूँ, और मटर हैं और मेरे पास बीन्स हैं और आलू हैं और शिमला मिर्च हैं। सबसे पहले हम प्याज को चॉप कर लेंगे और इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। जो इसका कलर चेंज होगा तो हम लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे और सारे मसाले डालकर तो हमने ब्लेंड किए हुए इसमें टमाटर डाल देने हैं। टमाटर डाल के हमने अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। और उसके बाद आपने जो हार्ड वाली वेजिटेबल है यानी कि मटर और गाजर और आलू, इसको बीन्स को पहले डाल देना है। इसको अच्छे तरीके से भूनें और थोड़ा सा पानी डाल के, आधा कप पानी डाल के इसको ढक दें, दम में पकाएं।
और जो ही वो हाफ डन हो जाए तो इसमें शिमला मिर्च डाल दें, और मेथी हमने अलहदा से 2 टेबलस्पून बटर लेना है और बटर में हमने मेथी को सौते करना है। उसमें वो ये है कि अगर हम पहले डाल देंगे तो वेजिटेबल हमारी सारी जो है ना वो काली हो जाएंगी, और अलग से बटर में इसको पका के अच्छे तरीके से भून के और एंड में धनिया के साथ हम इसको दम पे डाल देंगे। अमेजिंग। हाँ जी। और कोकम्बर सैलेड के लिए हमें कोकम्बर चाहिए, जूलियन कट हम कोकम्बर काट लेंगे। और इसकी सॉस के लिए हमें चाहिए जी रोस्टेड पीनट्स चाहिए हमें 1 कप, और हमें हाफ कप चाहिए जी रोस्टेड सेसमी सीड्स, सफ़ेद तिल इसको, और गार्लिक चाहिए हमें 2 टेबलस्पून चॉप्ड, और कुटी हुई मिर्च और नमक हमें चाहिए हस्बे ज़रूरत, और लेमन जूस 2 टेबलस्पून चाहिए। इसको हमने एक बाउल में डाला और उसके ऊपर हम लोगों ने 2 टेबलस्पून गरम ऑयल करके, ऑलिव ऑयल, और उसका तड़का लगा दिया सॉस में। ऊपर से 2 टेबलस्पून हनी डाल दिया, उसको मिक्स किया और आपने ना सैलेड के ऊपर डाल के और उसके ऊपर नट्स डाल दिए, और बस ये आपका बड़ा अच्छा सा एक सैलेड भी तैयार हाँ हो जी, गया। सैलेड भी तो ready हो व्यूअर्स, अ वेरी हेल्दी एंड अ वेरी यमी ऑप्शन। और जी। ये सॉस जो है सिर्फ इसमें नहीं, स्प्रिंग रोल्स के साथ भी आप जी, इसको जी, यूज़ बहुत कर मज़े सकते की हैं, sauce है, समोसों जी। के साथ सर्व कर सकते हैं, एपेटाइजर्स के साथ। तो ये बहुत ही मज़े का लगता है जी। सॉस जो आपने तैयार किया। जी। तो ये चाहे सैलेड पे डाल दें, इसका बड़ा अच्छा, यही जो आपने सॉस बताया, इसी सॉस को आप थाई बीफ सैलेड के ऊपर भी डाल सकते हाँ जी, हैं। थाई बीफ सैलेड के ऊपर बिल्कुल। डाल सकते हैं। सो हाँ जी, हाँ। चलते हैं ब्रेक की तरफ। जी। ब्रेक के बाद व्यूअर्स जब हम आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे जॉब्स एंड क्या ऑप्शंस हैं इस वक्त दुनिया में। मतलब आज हमारे साथ बेसिकली एक एचआर स्पेशलिस्ट होंगे, तो हम करियर की एक्सप्लोरेशन करेंगे कि कौन कौन से करियर्स में इस वक्त मार्जिन है और कहाँ कहाँ पे जॉब मार्केट में अप्लाई किया जा सकता है, और किस तरफ की एजुकेशन की तरफ जाएं जिसमें फिर इंसान बेनिफिट कर सकता है। नो आजकल हर बंदा परेशान है कि क्या करें, जॉब मार्केट ख़राब हुई हुई है, ये हुआ वो हुआ। सो वो कौन से एरियाज़ हैं जिसमें बंदा एक्सप्लोर कर सकता है अपने करियर ऑप्शंस को। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही प्यारे भाई ने, जो हमारे प्रोग्राम का पहले भी हिस्सा बन चुके हैं। एचआर स्पेशलिस्ट हैं और की नोट स्पीकर हैं, बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी हैं। मिराज नदीम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अपनी कौम के लिए, अपनी आवाम के लिए ज़रा परेशान हूँ। और आप तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे बहुत ज़्यादा जी। क्योंकि आपकी फील्ड है एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा सर, सबसे पहले तो बताएं कि एचआर होता क्या है ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले। हाँ जी, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम होता है कि टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। किसी भी इदारे का जो बिजनेस विजन है उसको कंप्लीट कर अकम्प्लिश करने के लिए एचआर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या करता है, रिसोर्सेज को हायर करता है और राइट प्लेस फॉर राइट पर्सन करके उस इदारे का जो विजन है उसको अकम्प्लिश करने के लिए हेल्प करता है। ऑसम। तो स्ट्रेटजिक डायरेक्शन देता है और लोगों को हायर भी करता और है। लोगों को हायर भी करता है। बहुत से एचआर स्पेशलिस्ट जो हैं उनसे लोग राब्ता करते हैं और नॉमिनल से वो फीस भी लेते हैं कि भाई हम आपको प्लेस कर देंगे राइट जॉब में। राइट जॉब, जी ऐसे जी। क्योंकि उनके पास कंपनीज भेजती भी हैं पूरी की पूरी लिस्टें कि जी हमें इस किस्म के लोग चाहिए, इस किस्म के लोग चाहिए, इस किस्म के लोग। थर्ड पार्टी हायरिंग होती है, इसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिफरेंट कंपनीज अपने रिक्वायरमेंट्स शेयर करती हैं कि उन्हें इस तरह के रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ के, नॉन टेक्नोलॉजीज़ के लोग रिक्वायर्ड हैं। तो वो प्रोफाइलिंग करते हैं, के शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, फिर वो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करते हैं कि आप इनको इंटरव्यू कर लें अकॉर्डिंग टू योर जॉब स्किल्स रिक्वायरमेंट। ये प्रोफाइल्स मैच करते हैं, यू कैन इंटरव्यू दैम एंड सेलेक्ट दैम। पहले तो ये होता था ना कि एक बंदा बैठा होता था घर पे, वो अप्लाई करता था नौकरी के लिए, जो उसको लगता था उसके हिसाब की है। अब तो माशाल्लाह एचआर की फील्ड भी बहुत एक वास्ट फील्ड बन गई है। जी सर जी, करियर एक्सप्लोरेशन क्या होती है? स्पेस की एक्सप्लोरेशन तो सुना था, ये करियर एक्सप्लोरेशन क्या होती है? जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो आप अपना करियर के बाद, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं है करियर काउंसलिंग का, बिल्कुल ज़ीरो ट्रेंड है। इवन दो यूनिवर्सिटीज़ में करियर काउंसलर्स अवेलेबल हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये बात ऑन एयर करने मुझे कोई मज़ायका नहीं है कि लोगों को करियर काउंसलिंग का आइडिया बिल्कुल ही अवेयरनेस है ही नहीं, स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल ही नहीं है। जब स्टूडेंट्स अपने फाइनल सेमेस्टर में पहुंचते हैं या सेकंड लास्ट सेमेस्टर में पहुंचते हैं तो कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवा देने चाहिए, ताकि स्टूडेंट अपना पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं हर स्टूडेंट के, पर्सनैलिटी ट्रेट्स के मुताबिक एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, एमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ यस
उसके मुताबिक वो अपनी करियर एक्सप्लोरेशन कर सके। एक्चुअली होता पता है क्या है व्यूअर्स, मैंने फैसला फॉर एग्जांपल एक माँ होने के नाते फैसला कर लिया, या हस्बैंड और वाइफ मियाँ बीवी हम दोनों ने फैसला कर लिया कि हम हमजा को इंजीनियर बनाएंगे। यस, आपने उसको पढ़ा लिखा के इंजीनियर बना दिया ज़बरदस्ती, वो करना कुछ और चाहता था। अब वो बन गया इंजीनियर, लेकिन उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस काम में। वो दफ्तर जा रहा है लेकिन कोई काम नहीं कर रहा। कितनी देर काम चलेगा? और वो क्रिएटिव भी नहीं और वो होगा, क्रिएटिव भी नहीं होता और पैशन से काम भी नहीं करेगा। सो बात ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि सबसे पहले तो माँ बाप ही ये गेज करे, क्योंकि देखिए 8 साल के बच्चे या 10 साल के बच्चे को आप तो नहीं गेज करने वाले, जी, वो तो स्कूल वाले और पेरेंट्स ही गेज करेंगे। जी। अगर बच्चे को नहीं पता किस डायरेक्शन में जाए तो उसके स्ट्रेंथ को देखना। एक बच्चे में स्पीकिंग स्किल्स नहीं है और बच्चा बहुत शाय है और उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आप जबरदस्ती उसको धकेल देते हैं मीडिया की फील्ड के अंदर, जी, होस्टिंग की फील्ड के अंदर, वो नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। एक बच्चे का साह रुकता है अस्पताल के एंट्रेंस पे जाते हुए, उसको आप आप उसको डॉक्टर डॉक्टर बना देते हैं। जी, ऐसे ही है। इसीलिए अब जो ट्रेंड है एजुकेशन का, हम इमर्जिंग ट्रेंड्स की बात करें अगर, तो एजुकेशन सेक्टर में जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, अब जो स्टूडेंट्स की ना अब साइकोलॉजिस्ट इंगेज किया जाता है इन द स्टार्ट ऑफ द एजुकेशन। जब आप नर्सरी प्रेप में 1 क्लास में पहुंचते हैं तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो बच्चे को देखते हैं कि उसका हॉबीज़ क्या हैं, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट कितना है, उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। उसके बाद उस बच्चे का पर्सनालिटी ट्रेट क्या डेवलप हो रहा है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, तो वो फिर एक डायग्नोज करते हैं। जिस तरह मेडिसिन की लैंग्वेज में, मेडिकल की लैंग्वेज में डॉक्टर एक डायग्नोज करता है कि आपको ये एक डिजीज़ है, ठीक है। इसी तरह एजुकेशन सेक्टर में जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो पीड साइकोलॉजी है, ठीक है, वो जो उसको हम स्टूडेंट काउंसलर कहें एजुकेशन सेक्टर में, वो उसको एक्सेस करते हैं स्टूडेंट को कि किस तरफ जा रहा है ये। लेकिन भैया ये तो बाहर के ममालिक की आप बात करें, यहाँ पे तो करियर काउंसलर्स और सारा कुछ हमारे यहाँ बड़ी आप प्राइवेट स्कूल्स में और इन जगहों पे ज़्यादा देखते हैं। मैं आई रिमेंबर कि मेरी सेम टाइम पे जब मेरा बेटा हमजा बड़ा हो रहा था तो मेरे जो गोरे फ्रेंड्स हैं जो बाहर के मुल्क में रहते हैं, जिनके साथ मैंने यूनिवर्सिटी पढ़ी, उनके बच्चे भी पढ़ रहे थे। तो अब मतलब क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे तो डिफरेंट जगहों पे फ्रेंड्स के बड़े हो रहे थे, तो हम जब बात करते थे तो मुझे याद है कि एक मेरे दोस्त हैं, उनकी 14 साल की बेटी और हमजा भी यूनिवर्सिटी जा रहा था, तो उसने कहा कि वेयर डज ही वांट टू गो, क्या करना चाह रहा है। तो मैंने कहा अभी भी हमजा को ये नहीं पता कि उसने कौन से सब्जेक्ट्स को लेना है कॉलेज में जाके। जब पूछती हूँ कहता है आई डोंट नो। तो वो हंस पड़ी, वो कहता है अच्छा मेरी बेटी के तो करियर काउंसलर ने लास्ट ईयर ही 13 साल की उम्र पे उसके साथ पूरी बैठ के उसका गेम प्लान मैप कर लिया था। मैप कर दी, बिल्कुल ठीक। इतना दुख हुआ। मैंने कहा हम लोग अपने बच्चों को इतने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, महंगे स्कूलों में भी पढ़ाते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में है। गवर्नमेंट सेक्टर में अभी इन चीज़ों पे ऑब्वियसली काम हो रहा है, लेकिन हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये बात किसी ने मेरे बच्चे से की नहीं, उसको गाइड ही नहीं किया। हम ही उसके साथ लगे रहे, बेटे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। लेकिन ऑब्वियसली वो फिर वहाँ जाके उसको समझ आई कि भाई मैंने पॉलिटिकल साइंस करनी है और साइकोलॉजी पढ़नी है। साइकोलॉजी पढ़नी। बट क्या आपके ख्याल से टीन्स में ही ये बात डिफाइन कर लेनी चाहिए? यस, बिल्कुल डिफाइन कर देनी चाहिए। आप अगर तो यूनिवर्सिटी, स्कूल ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरी रिकमेंडेशंस हैं ये कि आप एक साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें, ठीक है, और बच्चे के साथ फ्रेंडली अटैचमेंट होनी चाहिए आपके साथ, बच्चे के साथ उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जानना चाहिए। अब कुछ बच्चे, अगर मैं अर्ली एज की बात करूं, कुछ बच्चे टॉयज़ के साथ खेलना पसंद करते हैं। कुछ बच्चे अक्सर देखें ना, वो हर वक्त टॉयज़ को तोड़ते रहते हैं, अग्रेसिव मोड के होते हैं। कुछ बच्चे मैकेनिकल होते हैं, वो बच्चों टॉयज़ को खोलते रहते हैं और उनको रीजोड़ के कुछ और बना लेते हैं। एक टॉय को, 2 टॉयज़ को ओपन करके उनको जोड़ के कोई एक नई शक्ल की कोई चीज़ नहीं बना लेते हैं। तो बेसिकली वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं। इस लेवल पर अगर साइकोलॉजिस्ट इंगेज किया जाए और वालिदैन फोकस करें अपने बच्चों पर, तो उसका बेहतरीन करियर जो है वो एक्सप्लोर हो सकता है और उसमें वो वेरी सक्सेसफुल हो सकता है इन फ्यूचर। मैं मामा को हमेशा कहती थी कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकती थी, आप लोगों ने मेरा करियर ख़राब किया। कहती है क्यों? मैंने कहा मामा आपके सामने उस ज़माने में ना DVD प्लेयर्स को खोल के उसको पूरा उतार के उसको साफ करना, हेड्स को साफ करना, ये करना, वो करना, जो कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती थी ना, मैं पकड़ के उसके साथ मैकेनिकियाँ कर रही होती थी। किसी ने उस चीज़ को नहीं नोट किया। सही। बट आई एम जस्ट सेइंग कि देखिए अगेन, अब इस उम्र पे शुक्र है छोटे छोटे बच्चों को रोबोटिक्स में डाल देते हैं, चीज़ों में डाल देते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं सर, इस वक्त किन शोबों में, इंडस्ट्रीज़ में स्टूडेंट्स वगैरह को मालूमात होनी चाहिए? यानी कि
एक वक्त था, आपको याद होगा 10 साल पहले नहीं बल्कि 15-20 साल पहले आईटी में ज़रूरत है, आईटी में ज़रूरत है। अब आईटी में नहीं इतनी ज़रूरत, क्योंकि नासों से निकल रहे आईटी वाले लोग, क्योंकि हर बंदा कंप्यूटर साइंस की तरफ चला हर हुआ है। बंदा कंप्यूटर साइंस की तरफ जा रहा है। yes. और इतने ज़्यादा कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स घूम रहे हैं बड़ी बड़ी हाई एंड डिग्रीज के साथ बाहर से भी, जी बट नौकरियां नहीं है। हाँ हम ना टो में लग जाते हैं। अब मीडिया का बूम आया तो हर बंदा मीडिया की तरफ निकल पड़ा है, हर दूसरे बंदे के पास मीडिया की डिग्री है, तो चैनल्स तो उतने ही है ना जितने हैं। जितने हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें जो इमर्जिंग हम फील्ड्स की बात करें उसमें ई कॉमर्स बेहतरीन है। आप थ्रू एआई जो है आप मार्केटिंग की बात करें, थ्रू एआई टूल्स आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, अपना को प्रोडक्ट ई कॉमर्स के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। एक ज़माना होता सिर्फ अमेज़ोन होता था, हाँ जी, ठीक है, अब ईबे है, अलीबाबा है, मैनी अदर हज़ारों चैनल्स हैं। हैं, हाँ ठीक जी। है। तो आप अपना ई कॉमर्स की तरफ जाएं, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते तो हैं, आप भी एंटरप्रेन्योरशिप के हक में हैं। जी आप स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि जी एंटरप्रेन्योरशिप बने। स्टार्टअप्स का ज़माना है भाई मैं तो पता है क्या कहती हूँ, फाइनेंशियल डिजिटल फाइनेंस का ज़माना है। आप देखें ना, ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम ख़त्म हो रहा है, हाँ ठीक है। अब वो ट्रेडिशनल फिनटेक का ज़माना है, ठीक है। हम अक्सर सुनते हैं, हम वी आल्सो मार्केट में जाएं, हमारे पास ज़रूरत का कैश होता है, अदरवाइज हम कार्ड यूज़ कर रहे होते हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे कैन होते आई हैं। टेल यू, आई वाज इन इंग्लैंड 2 years ago या लास्ट, आई कांट रिमेंबर, कुछ 1.5-2 साल पुरानी बात है। मैं लंदन में थी। अच्छा, मैं जहाँ जाऊँ कैश देने की कोशिश करूँ, क्योंकि हमें तो आदत है कि यहीं से अपने साथ पाउंड लेके जाता है बंदा। आपको बता नहीं सकती भैया मैं कितनी तंग हुई। मैं जहाँ जाऊँ मैं कैश देने को कहते नो कैश, टैप। मैं कहा की टैप करा, अब हमारे यहाँ के कार्ड ही उस किस्म के नहीं थे, तो मैं वहाँ पे जाके कहूँ की टैप करा, तो वो कहते अच्छा, फिर वो कहे कि जी हमारे पास वो डिवाइस ही नहीं है जो इस तरह करके। अब तो ज़माना ही बदल गया, अब तो लिटरली आप टैप करते हैं, आप अपने मोबाइल को ऐसे लगाते हैं तो आपकी पेमेंट हो जाती है। पेमेंट हो जाती है, ऐसे हम ही है। अभी पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, लेकिन बाकी दुनिया पहुंच गई है वहाँ। वेरी एडवांस। कैश तो आप कहते हैं थोड़ा बहुत हम कैरी करते हैं, बाहर तो कोई कैश कैरी करता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करता, और ज़रूरत भी नहीं है अब। जरूरत भी नहीं है। इसी तरह क्रिटिकल थिंकिंग है, कंटेंट राइटिंग है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, अब जो सॉफ्ट स्किल्स की बात करें, हम डिफरेंट फील्ड्स की बात करें अदर देन आईटी, कंप्यूटर साइंस, आप सॉफ्ट स्किल्स में देखें फ्यूचर डिमांड बढ़ती जाएगी। ओके, जो लेबर वर्क है लेबर वर्क विल रिप्लेस बाय एआई टूल्स, हम देख रहे हैं। ओ भाई, हम लोग रिप्लेस हो जाएंगे एआई से, ठीक है। वेरी सून। आपको और मुझे बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी नुमा कोई चीज़ें तो बात कर रही होंगी। जी बिल्कुल है जी, ऐसी है। तो वो आप क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग है, तो लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है। ब्लेंड टेक्नोलॉजी विद ब्लेंड ऑफ डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। तो इस तरह की क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गई, ठीक है, लीडरशिप स्किल्स, तो ये सॉफ्ट स्किल्स की फ्यूचर डिमांड बहुत ज़्यादा होनी कि है। सर वो ज़माना ख़त्म हो गया है जहाँ पे आपने सिर्फ अपनी डिग्री हासिल की और आपका करियर शुरू हो गया। अब तो डिग्री हासिल करने के बाद नौकरी होने के बावजूद लोग बार बार अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। देखें, ये मोबाइल भी तो हर साल अपग्रेड होता है ना, होता है, बिल्कुल होता है जी। तो हम एज ह्यूमन बींग्स अपने आप को अपग्रेड क्यों नहीं करते? हम उसी डिब्बे में फंसे रहते हैं जिसमें हमने ग्रेजुएट किया होता है। अब एआई एक टूल आ गया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, डाटा साइंस आ गया हुआ है। पूरा पाकिस्तान का नौजवान जो है वो एआई और डाटा साइंस पे काम करने को, मशीन लर्निंग, इन तीनों पे काम करने को तैयार है। जिससे पूछें क्या कर रहे हो, एआई, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस। अदर देन बहुत सारी फील्ड्स हैं जिस पे काम किया जा सकता है, करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे। हम फिक्स माइंडसेट के लोग हैं, ग्रोइंग माइंडसेट नहीं है कि दुनिया को जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, एमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, उनको फॉलो करें। अप स्किलिंग, री स्किलिंग का वर्ड आपने सुना होगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब मैंने अगर कंप्यूटर में अगर टाइपिंग मुझे आती है, अब टाइपिंग का ज़माना चला गया, अब आपको ऑनलाइन ट्यूटर अवेलेबल है, आप उसे डिक्टेट करते जाएं, वो टाइप करता जाता है, ठीक है। तो अब वो मुझे अगर वो टूल यूज़ करना आता है तो मैं वो ऑनलाइन, ये लेबर वर्क है टाइपिंग का, मैं उसे जान छुड़वा सकता हूँ। अब वो टेक्नोलॉजी में सीखूंगा नहीं। अच्छा, चैट जीपीटी है, अब लेटेस्ट आप देख लें, चैट जीपीटी है, अब वो चैट एल्गोरिथम है। चैट जीपीटी को आपको क्वेश्चन किसी भी तरह का, उर्दू में, इंग्लिश में, आप क्वेश्चन दें, वो उसका आपको आंसर, जो भी आप उससे पूछना चाहते हैं वो आपको आंसर करता है। अगर मैं वो चैट जीपीटी 2 यूज़ करने का जो तरीकाकार है वो सीखूंगा ही नहीं, तो मेरे लिए यूजलेस है। बिल्कुल, और वही चीज़ है ना कि व्यूअर्स, विथ टाइम हम ये चीज़ें लर्न करते हैं, लेकिन कितना टाइम? प्रॉब्लम ये है कि जो बंदा फ़ौरन पिक करेगा चीज़, वो फ़ौरन ही कामयाबी की तरफ जाएगा। कामयाबी की तरफ जो जाएगा। लमक लमक के करेगा
वो अनसक्सेसफुल होगा। लेकिन जॉब मार्केट की ब्रेक के बाद आपसे सर मैं बात करना चाहूँगी कि नौकरी की फील्ड की अगर हम बात करें, हर बंदा सेल्फ स्टार्टर नहीं होता, हर बंदा नहीं अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकता। वो सीईओ तो बन सकता है कंपनी का, लेकिन वो कंपनी का चेयरमैन या फाउंडर नहीं बन पाता। सो जो लोग जॉब मार्केट में जाना चाहते हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस है, ये हम सर से डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ हैं मिराज नदीम साहब, एचआर स्पेशलिस्ट है, की नोट स्पीकर है। आज एज अ करियर काउंसलर हमने इनको अपने प्रोग्राम पे बुलाया है और वहाँ पे आप सुन रहे हैं कि तड़के तुड़के भी लग रहे हैं हमारे। बड़ी खुशबू आ रही है, प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है। अब देखिए ना, ये भी तो एक फील्ड है जी। बीइंग अ शेफ इज अ होल प्रोफेशन। शेफ की इंटरनेशनली हाई डिमांड है, हाई पे, हाईली पेड है। अगर हम जॉब्स की बात करें तो हमारे यहाँ हम किसी से कहने जी मैं शेफ़ कोर्स कर रहा हूँ और मैं यूके यूएसए या गल्फ में जाना चाहता हूँ जॉब के लिए, और शेफ़ की जो जॉब है बड़ी हाईली पेड जॉब है। अगर आप इनसे पूछें तो ये मेरे ख्याल इस बात पर मुतफिक होंगी कि इंटरनेशनली शेफ़ को हाईली पे किया जाता है। इवन तो पाकिस्तान में भी ये जितने भी 5 स्टार 3 स्टार्स हैं तो वो उनको हाईली पे किया जाता है। बिल्कुल। सो बात अल्टीमेटली वही वाली आ जाती है कि जब हम लोग काम करते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, उसमें आप सेल्फ स्टार्टर भी हो सकते हैं, जैसे कि बीइंग अ शेफ यू कैन ओपन योर ओन रेस्टोरेंट, बट देन लाइक यू सेड यू कैन आल्सो डू अ जॉब। यस। सो मुझे जॉब्स का बताएं। देखें, हम एंटरप्रेन्योरशिप की इस प्रोग्राम पे बहुत बात करते हैं, हमने ई कॉमर्स की बहुत बात की है इस प्रोग्राम पे। मैं बात करना चाहती हूँ, देखिए हर बंदा अपना काम नहीं शुरू कर पाता, कुछ लोग नौकरियों में ही बेहतर फिट होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि नौकरी की दुनिया के अंदर कौन सी जॉब्स की अवेलेबिलिटी है और किधर और क्या पढ़ें लोग। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो करंट हमारे साथ चल रहा है ना, जो हमारे इंटरनेशनली ग्लोबली एंड पाकिस्तान, स्पेशली हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तानी यूथ की बात करें, तो अभी हम इनफैक्ट हम जितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डाटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है, और उसका ब्लॉकचेन है, वेब3 है, अब ये CS से रिलेटेड जॉब्स हैं, इस पर भी हम डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। हमें वही पुराने लोग मिलते हैं जो डेवलपर्स हैं, PHP, .NET, जावा के लोग मिलते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हैं, मैं एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एमर्जिंग DevOps की, एक कंप्यूटर साइंस की फील्ड में है। अब हमें DevOps इंजीनियर नहीं मिलता, अभी तक नहीं मिलता, अच्छा DevOps इंजीनियर नहीं मिलता। ये एक एमर्जिंग डिमांड है CS कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट या IT फील्ड में। अब हमारे वो जो लोग हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से बच्चे कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हो रहे हैं, IT CS ग्रेजुएट कर रहे हैं, उनको चाहिए इस फील्ड पर फोकस करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, यकीन करें मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने को 5 सेशन कर चुका हूँ इंटरव्यूज़ के, हमें एक अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसोर्स नहीं मिला। DevOps के और सोल्यूशन आर्किटेक्ट हम इतने इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ मैं, बीइंग ए इंटरव्यू पैनल कमेटी मेंबर, हमें DevOps का, सोल्यूशन आर्किटेक्ट का अच्छा रिसोर्स नहीं मिलता। मैंने इस ब्रेक से पहले जिक्र किया था कि हम ना फिक्स माइंडसेट के लोग हैं, हम ग्रोइंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की तरफ, हम रीस्किलिंग अपस्किलिंग की तरफ हम फोकस ही नहीं कर रहे। मुझे जो आता है बस मैंने वही करना है, मैंने कुछ नया नहीं सीखना। बस मसला पता है क्या है कि एक तो अवेलेबिलिटी नहीं है, और जिस तरफ आप कह रहे हैं जाने को उसके खर्चे बहुत है ना। नहीं, अब मैं उसकी तरफ भी आता हूं। मैं वही कहना चाह रही हूँ कि देखिए ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदा जब सोचता है कि यार अभी रोजी रोटी कमाने के मौके नहीं है, हम जाके एक कोर्स ले लेते हैं, वो कोर्स हमें 60,000 या 60,000 या 50,000 या 20,000 कॉस्ट करेगा, तो जिसके पास खाने के लिए नहीं वो किधर जाए। नहीं जी, इतना AI ने इतना आसान कर दिया, लर्निंग इतनी आसान कर दी है, आपको पर्सनलाइज्ड AI ट्यूटर्स अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हाउ? आप जाएं, गूगल करें, ठीक है, आप अपना कोर्स सेलेक्ट करें, यकीन करें पूरा कोर्स मुफ्त का 3 आवर्स का, 6 आवर्स का, इवन दो मोर देन 6 आवर्स के फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप उनको, चूंकि हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग, राइट रॉन्ग इज अ सेपरेट कॉन्वर्सेशन, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग अन्नावार लोग पैसा कमा रहे हैं। कैसे? ऑनलाइन सीखा, ऑनलाइन खवातीन घर पे बैठे हुए उन्होंने सीख लिया। बिल्कुल। एंड फाइनेंशियल ट्रेडिंग है ना। तो लेकिन ये कि हम लोग
आए तो सही, सीखने की कोशिश तो करें। आपने बात की ये 50,000 30,000 खाने को नहीं है तो फ़ी कैसे पे करेंगे? तो फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वो सीखें, ठीक है। टाइम जब हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जहाँ हमें पे नहीं करना पड़ता उसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। फिर हम कहते हैं जी कंटेंट इतना अच्छा नहीं था। मेरी बेटी ओ लेवल में, माशाल्लाह। ठीक है, अब वो एकेडमी नहीं ज्वाइन की उसने, ठीक हो गया। अब वो फ्री ट्यूटर अवेलेबल है एक, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, उसके 30 मिनट्स के, 40 मिनट्स के, ठीक है, इवन तो 1 आवर 60 मिनट्स के ट्यूटर्स उसके कोर्स लेक्चर्स अवेलेबल हैं। हाँ, लेकिन सर जो ऑनलाइन पढ़ाएगा आपको, जिस तरह ये आपने कहा एआई, तो क्या वो आप अगर आप फंसते हो या आप कंफ्यूज होते हो तो क्या आप उससे पूछ सकते हो? अच्छा, पूछ ही सकते, बट लेकिन उसके जो पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं उसका वो आंसर भी कर रहा होता है। क्या बात है। जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं एक, ठीक है, आप मटेरियल साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं ना, मैंने आई वाज सिटिंग विद माय डॉटर, तो जो पॉसिबल क्वेश्चन उसके जनरेट हो रहे थे, तो ही वाज एट द एंड ऑफ द सेशन ही वाज रिप्लाइंग। हाउ अमेजिंग। तो अब ये अवेयरनेस नहीं है। और आप सोचें कि ट्यूशनों के जब पैसे देने की बात करो, अब ओ लेवल्स की अगर आप बात करें या ए लेवल्स की बात करें, आपको पता है एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप ट्यूटर लगते हैं महीने का तो 50,000 से जी ऐसी लाख रुपए का एक एक सब्जेक्ट का। ट्यूटर आपसे तो डिमांड नॉर्मल वर्किंग लोग, आपके और मेरे जैसे लोग, हम कहाँ से 8-8 लाख रुपए दें 8 सब्जेक्ट्स के? बिल्कुल ऐसी बात है। एक तो स्कूल की फीसें दो, फिर कैमरेज वालों की फीसें दो, हमारी तो कमर ही टूट जाएगी। अब इंग्लिश लर्निंग के लिए आप इसीलिए तो लोग अपने बच्चों को मैट्रिक में डालते हैं मैट्रिक में डालते हैं ताकि वो हाई फीसेस कि एकेडमी में डाल देंगे, बाद में तो बच्चे पास हो जाएंगे। हाँ, इसी तरह एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अब आप देखिए, एक ज़माना था कि हम इंग्लिश स्पोकन के कोर्स के लिए हम एडमिशन करते थे। 3 महीने का कोर्स है, 6 स्पोकन कोर्स कर रहे हैं जी, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का। अब एआई ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये भी आसान कर दिया है। आप पर्सनलाइज एआई ट्यूटर, इंग्लिश ट्यूटर आप डाउनलोड करें, ठीक है, फ्री है। उससे आप कन्वर्सेशन करें, आप उससे अपना जो पूछना चाहते हैं आप उससे इंग्लिश में पूछें। अगर आप गलत अंग्रेज़ी सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, टेंसेस का इस्तेमाल ठीक नहीं करें, वो आपके फ़िक्रे को ठीक करता है कि राइट क्वेश्चन ये बनता है, उसका आंसर ये है। आप उसे डेली बेसिस पे अपनी हैबिट बना लें। कहते हैं ना, इंग्लिश सीखने के लिए आपको इंग्लिश सीखना सुनना ज़रूरी है और बोलना ज़रूरी है। आपको फ्रेंडली ट्यूटर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे ये बताइए कि कंपटीशन और रिस्क को कैसे इंसान मैनेज करें? देखिए, आप कह रहे हैं कि ई कॉमर्स में आते हैं, तो ई कॉमर्स में भी तो हर बंदा अब अपनी दुकान लगा के बैठा हुआ है। तो अगर हर बंदा दुकान लगा के बैठेगा तो खरीदेगा कौन? जब आप तो क्वालिटी मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? जब आप क्वालिटी पे फोकस करेंगे ना, तो आप कंपटीशन से आउट हो जाएंगे। कैसे ठीक है। समझाएं? मिसाल के तौर पर अब हम अगर फूड की बात करें, फूड की बात। किचन सामने है, हाँ, ठीक है। अब डिफरेंट हमारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जो बर्गर, ठीक है, आपको जैसे कि एक उन्होंने बर्गर की दुकान खोली, एक मैंने और एक हम आपने। तीनों ने बर्गर दुकान खोली, ठीक ठीक है। है। अब हम तीनों की जो उसकी स्पाइस होगी डिफरेंट होगी, हाँ, टेस्ट अपना अपना एक टेस्ट डेवलप करेंगे। बिल्कुल। बट जो क्वालिटी प्रोवाइड करेगा ना, क्वालिटी और मुनासिब कीमत। मुनासिब कीमत, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस, ठीक, वो लीड कर जाएगा। अब देखिए, एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है इधर लाहौर में, उनका मेन्यू वही है जो बहुत से और का है, लेकिन हम सब उनसे हमेशा होम डिलीवरी करवाते हैं, घर पे कोई डिनर हो कुछ हो। यहाँ तक कि मेरी बर्थडे का भी जो डिनर था, मैंने उन्हीं से, लंच जो था उन्हीं से केटर कराया। क्यों? क्योंकि वो जितने, जैसे कि अगर बाकी 3 रेस्टोरेंट्स हैं, उनसे चावल मंगाए तो वो इतने भेजते हैं, इन लोगों से मंगाओ तो मज़े के और इतने चावल आते थे, Yes. क्योंकि वो मिकदार ज़्यादा देते हैं, हाँ। खाना भी मज़े का है जी, और कीमत भी उनकी रीजनेबल है। कीमत उनकी उतनी है जितनी दूसरों की है, लेकिन वो आपको मिकदार इतनी दे देते हैं कि जहां आप उनके दूसरों के खाने 2 लोग खाते हैं, उनका खाना हमारे घर के 5 मेंबर खा लेते हैं। 5 मेंबर खा लेते हैं। तो क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस, ठीक है, जब आप ये 3 चीज़ें कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट, ऑफ कोर्स टेस्ट तो मतलब इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। हाँ। तो जब ये प्रोवाइड करेंगे तो आप यू विल बिकम आउट ऑफ कंपटीशन, ठीक है, तो आपका रिस्क भी मिनिमाइज हो जाता है। सही। लेकिन सर, अगर हर चीज़ एआई और इन चीज़ों की तरफ जा रही है तो जॉब्स क्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी? नहीं, जॉब्स हैं। आप इतनी अदर, अगर हम रियल स्टेट की बात करें, अच्छा, रियल स्टेट की बात करें, आप रियल स्टेट में पहले ये होता था कि आप वो कोई कैंपेन रन करें, लोगों को बुलाएं, उनको अपने, अभी भी एक्सपो में
को 3 डेज़ का रियल स्टेट का और फर्नीचर का एक्सपो था, पिछले दिनों, हाँ। पिछले दिनों था। अब लोग विजिटर थे, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, ठीक है। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इन्वेस्ट अट्रैक्ट कर सकते हैं। अपनी जितनी भी रियल स्टेट की बिजनेस प्रोमोज हैं आप शेयर कर सकते हैं। आपकी सेलिंग स्किल्स होनी चाहिए आपकी। लेकिन सर आपका क्या ओपिनियन है, आजकल बहुत से लोग जो हैं पाकिस्तान में बैठे बाहर के ममालिक में काम कर रहे हैं, जी। जिसको हम कहते हैं रिमोट वर्किंग। रिमोट वर्किंग, इसके बारे में आपकी राय क्या है? और क्या रिमोट वर्किंग में जॉब्स अवेलेबल हैं? जैसे कि आई एम अ वुमन, आई एम अ वर्किंग मदर, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कभी कभी मैं सोचती हूँ यार अगर मैं घर बैठ के कोई काम कर सकती, घर बैठ के मुराद ये कि जॉब कर रही हूँ, 9 to 5 ही कर रही हूँ, बेशक बंद कमरा लॉक करके कर रही हूँ, लेकिन घर पे कम से कम हूँ, कोई मसला कोई इमरजेंसी हो तो मैं देख भी सकती। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कोविड का सिर्फ एक ही फ़ायदा था, वो ये था कि लोगों ने घर बैठ के काम कर लिया और अपनी फैमिलीज़ के सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया। बहुत से मर्द हज़रात होते हैं वो फिज़िकली नहीं जा सकते जॉब पे, कोई मेडिकल कंडीशन होती है, कोई डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, तो क्या रिमोट वर्किंग पाकिस्तान में रह के हो सकती है? और किन फील्ड्स में, किन एरियाज़ में? पहले तो कॉल सेंटर ही होते थे। नहीं, कॉल सेंटर होते थे, अब रिमोट वर्किंग यस 100% हो सकती है। कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं आप, हम आईटी से निकल आते हैं बाहर, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। आप पॉलिसीज डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप बुक कीपिंग कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग की फील्ड की अगर हम बात करें, आप बुक कीपिंग कर वो सकते तो आप हैं, दुनिया के किसी कोने में बैठ के कर सकते हैं। किसी भी कोने में बैठ के कर सकते हैं। उन्होंने आपको अपनी फैक्ट्स एंड फिगर्स भेजने, आपने वो करना है। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर उसका आप उन्होंने आपको एक्सेस देना, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, आपको उन्होंने ट्रांजेक्शंस भेजनी है, आपने बस एंट्री की बुक कीपिंग करनी है। बिल्कुल। आप टैली, उसके बाद अगर आप बात करें तो पिछले दिनों मैं इसकी बात कर रहा था कि जो इंटरनेशनली जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जो इंश्योरेंस क्लेम होता है, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम होता है, तो वो आप वो काम कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे कोडर हैं, आप एक अच्छा मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, मेडिकल उसे कहते हैं, मेडिकल ये टर्म बोल रही है, अच्छा खैर, तो वो आप अगर आप डॉक्टर हैं, लेट्स से कोई आपको फिजिकल, खुद अल्लाह ना करे कोई आप फिजियोथेरेपी, नहीं आप फिजिकली इस काबिल नहीं है कि आप आउट ऑफ होम जा सकें, लेकिन बाय प्रोफेशन यू आर डॉक्टर, ठीक है। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, हाँ जी, वो देखे ना वेब एमडी और पता नहीं कितने वो अब कितने को आ आ गए चुके हैं। हैं। हाँ। आप वो कॉन्टैक्ट ज़रा मुश्किल होता है, आप लीड जनरेट करें। वेब क्लिनिक्स भी उनको कहते वेब हैं। क्लिनिक्स भी है, टेलीमेडिसिन का ज़माना आ गया है, टेलीमेडिसिन, ठीक है। टेलीमेडिसिन का ज़माना आ गया, एआई बेस्ड आपकी सारी लैब्स जो हैं, रिमोट लैब्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सर मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि एक वक्त होता था हम लोग, जैसे मैं पिछले दिनों जब आई वाज ट्रैवलिंग तो आई वाज इन कराची, मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हुई, मुझे सेट पे ही आके ड्रिप लगा दी, सेट पे ही मेरे सारे टेस्ट हो गए, मेरी एक्सरे तक वहीं पे सेट पे आके हो गई। टेलीमेडिसिन तो दुनिया तो बदल गई ना यार। बदल गई ना। तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, रिमोट वर्किंग 100% पॉसिबल है, ठीक है। आप पाकिस्तान में भी रहकर ये सर्विसेज दे सकते हैं, ग्लोबली भी दे सकते हैं। सो अगर हम 3 टियर्स की बात करें, एक तो सबसे पहले तो बेस्ट ये है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप और अपने काम की तरफ जाएं। सेकंड लेवल ये आ जाता है कि आप रिमोट वर्किंग भी कर सकते हैं, Yes. घर पे बैठ के। अब उसमें ई कॉमर्स की भी बात हो सकती है और सारा कुछ, यानी कि वो देन ऑफ कोर्स रेगुलर जो एक स्टैंडर्ड जॉब्स हैं वो आ जाती हैं। जी। लेकिन रेगुलर स्टैंडर्ड जॉब्स आपसे गुफ्तगू करके मुझे यही लग रहा है कि आप बड़ी लिमिटेड हो गई हैं लिमिटेड है, रेगुलर जॉब्स लिमिटेड है। यार। अब तो और बैंकर्स भी आपके एआई वाले हो गए हैं। देखें ना, बैंकर्स आप जब पहले देखें, एक जो क्रेडिट कार्ड बनने के लिए लोग आपको विजिट करते थे, मैडम प्लीज़ मेरा सर प्लीज़ मैं विजिट करना चाहता हूँ, क्रेडिट कार्ड की ये फैसिलिटीज़ हैं, काइंडली कर लें। अब तो ऑनलाइन मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं, तो आपको वो क्रेडिट कार्ड की ऑल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपको शो हो रही होती हैं। जैसा आपने यस क्लिक करना है, यस यू आर इंटरेस्टेड फॉर द क्रेडिट कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड बन के आप आपके घर के डेस्क पे पहुंच जाता कोई है। वाली बात है ना, ट्रेडिशनल मेरा- बैंकिंग भी खत्म हो रही है, अब आपको चेक डिपॉजिट मशीन्स भी आ चुकी हैं, जी। यू डोंट नीड अ विजिट बैंक। अच्छा वो तो खैर 20 साल पहले बाहर आ गई थी, लेकिन इस पे हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन तो- पाकिस्तान में नहीं थी ना। तो मिराज भाई, अब आपका पैगाम क्या है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो वो क्या होगा आज की टॉपिक से रिलेटेड? आज से टॉपिक से रिलेटेड ये है कि जितने हमारे नौजवान हैं, जॉब करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, ठीक है, वो एमर्जिंग ट्रेंड्स, रीस्किलिंग अप स्किलिंग पे फोकस करें, ताकि वो मार्केट की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा कर सकें और अपनी जो स्किल्स हैं उन एमर्जिंग ट्रेंड्स के मुताबिक अपनी स्किल्स को डेवलप करें, ताकि वो अच्छी जॉब कर सकें, अच्छे कारोबारी बन सकें। और अगर रिमोट वर्किंग भी करना चाहते हैं, जैसे कि बड़ा फोकस था आपका लास्ट में रिमोट वर्किंग का, यस 100% डूएबल है, आप रिमोट सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरा पॉइंट इसलिए था ना क्योंकि मेरी एक दो सहेलियां, मैंने कहा यार अपना बिजनेस शुरू कर लो, तो कहती है नहीं यार आता अपना बिजनेस शुरू करना, नहीं करना, कोई नौकरी चाहिए। तो रिमोट वर्किंग इज ऑल्सो वेरी पॉसिबल। Yes. बात यह कि व्यूअर्स
वो कहते हैं ना कि ढूंढने को तो खुदा भी मिल जाता मिल है। जाता है। तो अगर हम एफर्ट्स करें, चाहे रेगुलर 9 to 5 जॉब करनी है, चाहे घर पे बैठ के रिमोट वर्किंग करनी है, चाहे आपने पाकिस्तान में बैठे अमेरिका जॉब करनी है। मेरी बहुत सी ऐसी मेरी 2-3 दोस्तें हैं जो एक्चुअली जॉब करी हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ जो बाहर की हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सारी सारी रात काम करना पड़ता है और फिर तो हाँ। आपके टाइमिंग्स और स्केड्यूल ऊंच नीच हो जाते ऊंच हैं। नीच, yes, लेकिन बिल्कुल वो भी ऑप्शंस हैं। फिर ऐसे लोग भी हैं जो जॉब्स करते हुए घर पे बैठ के रिमोट लर्निंग कर रहे हैं, जैसे कि yes, सर ने कहा। yes. अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें। देखिए अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग को बहुत कैपेसिटी दी है टू ग्रो। हम अपने दिमाग का 8 या 10% भी इस्तेमाल नहीं करते अपने दिमाग का, जी ऐसी ही। तो बाकी का 90% तो वैसे ही ज़ाया हो रहा है। तो उसको यूज़ करें और उसको यूज़ करके अपने आप को इम्प्रूव भी करें। और अगर आप अपनी जॉब सेक्टर में या अपनी बिजनेस में बड़े सेटिस्फाइड हैं तो फिर भी अपने आप को अपग्रेड करें। देखें बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, ये लोग अपने आप को कंसिस्टेंटली अपग्रेड करते रहते थे। सो बात ये कि एट द एंड ऑफ द डे व्यूअर्स, वी कैन ग्रो एंड एक्सपैंड अगर हम अपनी ज़ात को ग्रो और एक्सपैंड करें, यस। मेंटली एंड इमोशनली। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। एंड व्यूअर्स, हम ब्रेक के बाद अब ज़रा हेल्थ की तरफ आएंगे और नेचुरल तरीक़ों से अपने आप को कैसे हम खूबसूरती की तरफ तो अपनी जगह लेकिन सेहत की तरफ लेके जा सकते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज शदीद पतली एक लड़की आई हुई है हमारे प्रोग्राम पे। मुझे लग रहा है इन्होंने अपनी चीज़ें अपने ऊपर ही इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दी हैं। लेकिन खैर आज हम वेट लॉस पे नहीं बात करेंगे, लेकिन जो टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे वो नेचुरली आपके वेट लॉस की तरफ आपको ले जाएगा। अगर आपके कोई निज़ाम हज़म के, डाइजेशन के इश्यूज़ हैं तो आज का ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। बिकॉज व्यूअर्स 90% बीमारियाँ और इश्यूज़ पेट से ही शुरू होती हैं। हमारा जो गट है, हर कोई बात कर रहा है, पूरी दुनिया में बात की जा रही है गट हेल्थ। तो वो क्या है? निज़ाम हज़म को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सेट करने की बात की जा रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम जब सेट हो जाता है, आपको पता है व्यूअर्स, लोगों ने कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज किया है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करके। बड़ी क्लियरली ये बात की जाती है, भाई चीनी नहीं आपने इस्तेमाल करनी, रोटी चीनी चावल आप छोड़ दें अगर आप खुदा न खास्ता कैंसर की बीमारी में मुब्तला हैं। बल्कि अगर आपने कैंसर को प्रिवेंट करना है तो चीनी और बहुत सी ऐसी केमिकल बेस्ड चीज़ें हैं जो आपको मना की जाती हैं लेने से। सो आज हमारे साथ हर्बलिस्ट, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट, TCM स्पेशलिस्ट यानी कि ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन स्पेशलिस्ट, एंड बाय द वे स्पेसिफिकली वेट लॉस एक्सपर्ट एज वेल, तबीबा मासूमा ज़हरा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जान? बिल्कुल ठीक, आप बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ वज़न इतना कैसे कम कर लिया यार? और जो मैंने आपको बात कही कि बड़ी प्यारी लग रही हो, तो आपने मुझे कहा हाँ वेट कम हुआ। मैंने कहा यार वेट तो कम हुआ है, लेकिन वेट कम करके तो आई एम सॉरी मुंह ही मुरझा जाता है। आपने तो माशाल्लाह you're looking so fresh and you're looking thank you. 10 years younger, 15 years younger. शुक्रिया। हाँ नहीं, ऑब्वियसली पिछले दिनों मैंने काफ़ी गेन किया हुआ था, तो आई जस्ट शादी भी थी, कितने मामलात चल रहे थे फैमिली में, फैमिली का सारा चल रहा था, तो अब बस लोगों को बताती रहती हूँ, तो मैंने कहा कर लो यार इस वक्त तो ज़रूरत है। पॉइंट इज़ कि वेट लॉस जब हम करते 18 हैं, kilos I think. 18 kgs माशाल्लाह। आई लॉस्ट 18 kgs in 3 months. हाँ, वाओ। सो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप कह रहे हो ना, चेहरे पे फ़र्क ना पड़ना, क्योंकि हम वेट लॉस जब भी शुरू करते हैं, इसकी सुन ली उसकी सुन ली, जिसने कहा कि ये मुझे अच्छा इफेक्ट आया आपने उसको फॉलो कर लिया, और आपने खा पी के वेट कम किए, भूखे मर के नहीं। ऐसे नहीं, बहुत ज़्यादा खा पी के भी नहीं कर सकते आप। देखो जब भी आपने वेट लॉस करना है तो आपको अपनी कैलोरीज तो देखनी है, लेकिन वैदिक साइंस के मुताबिक खाली कैलोरीज नहीं देखनी। मैंने अपनी बॉडी डोशा, बॉडी टाइप के अगेंस्ट उससे मैच करते हुए हर्ब्स, उससे मैच करते हुए जितने भी खुराक में चीज़ें वो ली, तो ऑब्वियसली उससे फिर क्या होता है कि आपको डेफिशिएंसीज नहीं होती। यू कांट ऑर्डर योर बॉडी के प्लीज़ फैट्स तुम निकल जाओ और वाइटामिन अंदर रह जाओ। आपको ये बैलेंस करके चलना है, वाइटामिन को भी और अपने वाइटामिन को प्रॉपर खुराक में से कैसे लेना है, मिनरल्स को, कार्बोहाइड्रेट, फैट भी आपको एक हद तक चाहिए। अब वो हम वैदिक स्पेशलिस्ट के तौर पे क्या करते हैं, बॉडी से मैच करते हुए चीज़ें देते हैं, तो वो फिर आपको रिजल्ट भी मिलता है और उसका आफ्टर इफेक्ट्स भी नजर। लेकिन आपने सबसे पहले तो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक किया होगा ना? डेफिनेटली, दैट इज, देखो उम्मुल अमराज, मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, मैदा।
गट हेल्थ के ऊपर जो बात होती है, तो मैदे को ही आप ठीक करते हो। अच्छा, यहाँ पे मैं जुगन आपको बताऊंगी थोड़ा सा वेद के बारे में ना, या हिकमत के बारे में, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, कान इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, बात एक ही है कि कोई भी एक्सपर्ट, जो भी आपका हकीम होगा, वैदिक स्पेशलिस्ट होगा या ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन स्पेशलिस्ट होगा, हम आपकी बॉडी को दो तरह से देखते हैं। एक आपकी फिजिकल बॉडी है और एक आपकी ऑरा, ची, एनर्जी या वाइटल फोर्स की बॉडी है। सो ऑरा, ची, एनर्जी, वाइटल फोर्स को महसूस किया जा सकता है और फिजिकल बॉडी पे एविडेंस बेस्ड साइंस की बात होती है। मिसाल के तौर पे जिस तरह टेम्परेचर को गेज पे ले सकते हो आप, टेम्परामेंट को नहीं। तो टेम्परामेंट को हम महसूस करते हैं, वो जो एहसास की दुनिया है या मौसम की दुनिया है, इसको हम डोशा कहते हैं वेद में, वो है वाता, पिता और काफा, ठंडा, गर्म और खुश्क। अब ये तीन पर्सनालिटीज़ होती हैं। लेकिन यार देखो, डॉक्टर्स से अगर बात करो, एलोपैथिक डॉक्टर से बात करो तो कहते हैं ठंडा गर्म कुछ नहीं होता। देखिए अब मैं कहूँ कि जी देखो, आई एम गोइंग टू प्ले डेविल्स एडवोकेट बिकॉज़ मैंने वो भी तो बात करनी है ना। यहाँ पे मैं आपके चैनल के तवस्सुत से, क्योंकि ये हमारा नेशनल टीवी है, हम ये बात करेंगे कि देखें पूरी दुनिया में ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को बहुत ज़्यादा साथ लेके चला जा रहा है, इंटीग्रेट मेडिसिन साथ साथ काम कर रही हैं। अब आप उसके बारे में जानते नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल, जैसा मैं अगर एलोपैथी किसी चीज़ के बारे में नहीं जानती तो आई एम नोबडी टू जज और से एनीथिंग अबाउट दैट। ये चीज़ें हैं, एविडेंस बेस्ड साइंस के साथ हैं इसके ऊपर। जिसको लगता है कि ठंडा गर्म नहीं होता, क्योंकि मैंने आपके एक चैनल पे एक न्यूट्रिशनिस्ट को भी देखा, बड़ा अच्छा नाम है उनका, और वो बहुत आराम से कहती कोई ठंडा गर्म नहीं होता। अगर आपको इल्म नहीं है तो फिर आप बात ना करें, क्योंकि ये प्रॉपर एक एविडेंस बेस्ड साइंस के साथ ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वाता, पिता, काफा, गरम, खुश्क या ठंडा, इसको उर्दू में या यूनानी तिब में उजलाती, गुद्दी या असाबी बीमारियां बोलते हैं। अब बॉडी के अंदर जब हम डाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे पित्त या गर्मी या गर्म मौसम होना चाहिए आपका, ताकि आपके निज़ाम इंतज़ाम अच्छा हो। जब ये मौसम बदल जाता है अकॉर्डिंग टू वैदिक साइंस कि मैदा ठंडा और खून गर्म हो जाए, यानी एसिडिक खून हो जाए, एल्कलाइन मैदा हो जाए, तो बीमारियां वहाँ से आती हैं। अब गट हेल्थ पे आपको पता है कि साइंस बेस्ड बात है कि आपकी आपकी जो गट है वहाँ पे 85% ऑफ हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं। अब ये जितना कुछ भी है, इसीलिए तो जब आप बहुत ज़्यादा मीठा कुछ खा लेते हैं तो आप खुश फील करते हैं। जब आप कहते हैं ना कि कंफर्ट फूड खाना आपको कंफर्ट इसलिए देता है क्योंकि उसके हार्मोन्स आपके पेट में। अब वो हार्मोन्स को ठीक करने के लिए आपको आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ठीक करना है। मेरे लिए जितनी भी साइकाइट्रिक इश्यूज़ हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं, वो हमारी फील्ड के अंदर आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं इनर ऑर्गन के, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के। मिसाल के तौर पे किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है तो मेरे लिए वो लिवर के हाइपर एक्टिविटी या हाइपर एक्टिविटी ऑफ लिवर के साथ साथ फैटी लिवर का पेशेंट है। किसी को बहुत रोना आ रहा है तो वो मेरे लिए रोना या ओसीडी है या फोबियाज़ है, तो मेरे लिए वो पेशेंट यूटीआई का भी हो सकता है, उसके प्रोस्टेट एनलार्ज भी हो सकता है अगर वो मेल है। फीमेल है तो उसके मैंने चेक कराना है कि फाइब्रोइड्स है या एंडोमेट्रोसिस है, क्या चल रहा है, क्योंकि इमोशंस रिफ्लेक्ट योर इनर ऑर्गन। ये हमारी फील्ड के अंदर बहुत बड़ी चीज़ है। इसी तरह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में स्टमक और स्प्लीन एंजाइटी लाता है, कपल ऑर्गन में लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन डिप्रेशन एंड सैडनेस लाता है, हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जॉयफुलनेस लाता है। और अगर इरिटेबिलिटी है, इररिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी में कि बड़ा ही लापरवाह है तो कहना ही नहीं सुनता, इधर से उधर सुना देता है, तो मेरे लिए वो दिमागी मरीज़ नहीं है या उसके कैरेक्टर में कोई मसला नहीं है। उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो गई है। सो आपकी इनर ऑर्गन, ख़ास तौर पे डाइजेस्टिव ट्रैक, आपके मूड के ऊपर, आपके ख़यालात के ऊपर बहुत इफेक्ट देते हैं। चाइनीज़ मेडिसिन का क्या राय है इन सब? सेम मैंने उसी का बताया, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन रिप्रेजेंट द डिप्रेशन एंड एंजाइटी एंड ग्रीफ इन द बॉडी। अच्छा, अब कोई भी ग्रीफी से अच्छा, इसीलिए आपका जब एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ हर्बलिस्ट, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे जब पेट के इश्यूज़ हो रहे थे, आपको याद होगा एंडोस्कोपी भी हुई, कितनी चीज़ें हुई, नूर के पैदा होने के बाद समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या मसला है, चीज़ें सीधी क्यों नहीं हो रही। फिर आपने मेरा एक्यूपंक्चर भी किया था। बिल्कुल किया था, क्योंकि आपने हिजामा भी किया था। ऐसा ही है, हिजामा आपके टॉक्सिन्स निकालता है, डाइजेस्टिव ट्रैक को बेहतर करता है। एक्यूपंक्चर से आप चैनल्स को, एनर्जी को बैलेंस करते हैं, प्लस आपका डाइटरी रिजीम चेंज होता है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी डोशा और बॉडी टाइप।
अब आप बार बार जो व्यूवर्स देख रहे होंगे डोशा बॉडी टाइप के बारे में सोच रहे होंगे, देखें जैसे मिसाल के तौर मुझे पे कैसे पता चलेगा मेरी बॉडी टाइप क्या है? वाता, खुश्क, वो ठीक है, हाँ। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा? देखो ये एक हकीम के पास आप जाएं, वो आपकी नब्ज शनासी करेगा। आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट के पास जाएं, इसको हम नाड़ी परीक्षा कहते हैं, अगेन पल्स रीडिंग। आप हर किसी का अपना अपना एक बॉडी का मिजाज होता है। अब उस मिजाज को लेने के लिए आपको चंद तीन तरह की चीज़ें बता देती हूँ। अगर वाता पर्सनैलिटी होगी तो इनडिसाइसिव होगी, हाइपर एक्टिव होगी, मल्टीटास्किंग होगी। जो मैं हूँ? हाँ। नहीं, बट मैं इंडिसाइसिव तो नहीं हूँ। वो तो आप अपने ऊपर काम किया हुआ है ना आपने। हाँ। लेकिन अगर कहीं डिसीजन लेने में मुश्किल हो तो मैं फौरन कहूँगी वात को क्या हुआ है, गैसें ज़्यादा हुई हुई हैं, क्या मसला हो गया। ओके, ठीक है। इसी तरह पिता पर्सनैलिटी बॉसी होती हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ लगते हैं, गरम मिजाज के भी होते हैं। आप गरम मिजाज नहीं हो, अल्लाह दी कसम मल्टीटास्किंग हो। कसमें गरम मिजाज हूँ। हाँ, इसके साथ अगर काफा पर्सनैलिटी है तो वो कौन होंगे, ठुस करके बैठने वाले, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब हर चीज़ उनकी नीचे जा रही होती है, उनका कोई दुनिया से गर्ज नहीं होता। आधे से ज़्यादा लोग यही हैं। मेजॉरिटी लेकिन पंजाब में मेजॉरिटी वाता है। पंजाब के लोगों के अंदर, क्योंकि हमारा यहाँ मौसम, हमारे खाने बट पीने का जनरली तरीका, ऑल्सो अगर आप देखें तो मुझे इशू सबसे ज़्यादा क्या आता है स्किन में? ड्राइनेस का आता है। ड्राइनेस। मैंने अभी बोला कि आपको आप वाता पर्सनैलिटी के साथ हो। अब ये आप पर्सनैलिटी कॉम्बिनेशन नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप किस मौसम में, किस डाइट पे हैं, कैसे चल रहे हैं, उनको कॉम्बिनेशन में भी लेके चल सकते हैं। तो हम और चेंज भी कर और सकते हैं। वही कहने हम लगी ये थी- अच्छा अब अपनी बेस लाइन चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह आपका ब्लड ग्रुप जो भी है, आप सारी उम्र वो बदल नहीं सकते। नेगेटिव। ठीक है। इसी तरह आपका जो बॉडी टाइप है वो आप बदल नहीं सकते, उसको बैलेंस कर सकते हो विद योर फूड, विद योर डाइट, विद योर डेली रिजीम ऑफ एक्सरसाइज एंड योगा। उसके साथ आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे कि बड़े लोग जो हैं वो मतलब अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए नहीं उनको पता कि वो कौन सी पर्सनैलिटी, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कलेक्टिवली सब, जैसे कि फॉर एग्जांपल अजवैन, सौंफ, जीरे का कावा? मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपके चैनल के तवसत से मैं बात करूँगी। आजकल आप नेट पे देख लेते हो कि ये अल्कलाइन वाटर है, एप्पल साइडर विनेगर है, सुबह उठ के ये ले लेना चाहिए। वाता अल्लाह माफ़ी पर्सनैलिटी दे, के लिए एप्पल साइडर विनेगर जहर का काम लिए? करता है। वाता पर्सनैलिटी। मैं तो वही आपको कहने लगी थी, एक हफ्ता मैंने एप्पल साइडर विनेगर वही पहले इतनी सा डाला पानी के अंदर। अच्छा, मैं उसको पीऊँ 15 मिनट के बाद मुझे लगे कि जैसे मेरे पूरे सिस्टम के अंदर आग लग गई है। देखो ये जितने भी आप ये हमेशा याद है, मैं हर कहती बंदे हूँ कि को हर चीज़ टोटका नहीं नहीं सूट कहना, करती। दीज आर द रेमेडीज। एंड इसके लिए एक्सपर्ट के पास जाएं। आपको कुछ भी नेट पे, यूट्यूब पे नज़र भी आ जाता है तो प्लीज़ अपने करीबी किसी से भी जाके, वैदिक स्पेशलिस्ट से, हुक्मा अपने इतने ज़्यादा अच्छे हैं, उनसे जाके आप पता करेंगे आपकी बॉडी से मैच क्या करता है। एक ट्राइडोशिक यानी तीनों डोशास के मुताबिक एक छोटी सी चीज़ बताती चलती हूँ। रात को 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच अनारदाना, 10 पत्ते पुदीना, इसको भिगो दें गर्म पानी में। सुबह इसको छान के अगर कब्ज़ रहती है तो इसबगोल डाल के ले लें, अगर कब्ज़ नहीं है तो नीम गर्म करके 1 छोटा चम्मच जैतून का तेल डाल के पी लें। तो ये किसी के भी डाइजेस्टिव ट्रैक को बहुत अच्छी तरह से साफ़ भी कर सकता है, मदद भी दे सकता है, आपके गैस्ट्रिक जूसेस को बेहतर करता है और निज़ाम में बेहतरी लेके अच्छा, आता है। एक और चीज़ जो बड़ी कॉमनली आजकल हो रही है, जो मैं पढ़ रही हूँ, जिसको कोलन क्लेंस भी कहते हैं। लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें वगैरह वो पी लेते हैं और उससे फिर उनका एक तरह से पेट साफ हो जाता है या पेट उड़ जाता है। बेसिकली आप बहुत ज़्यादा वॉशरूम करते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, इसके या देखिए, बारे में आपकी राय क्या है? हिकमत के अंदर अगर हम वेद की बात करें, हिकमत की बात करें, तो कहा ये है कि आपको किसी भी इलाज से पहले अपनी कोलन को क्लिनज करना चाहिए, लेकिन वो नहीं जो आप नेट पे देखते हो। सबसे आसान तरीका मैं बता देती हूँ, कोलन क्लिनजिंग के दो डाइट प्लान्स बता देती हूँ। डाइट के थ्रू करें, कोई बड़ी मसला नहीं है। एक तो है खिचड़ी डाइट, जिसको हम खिकजी डाइट भी बोलते हैं, वेद में इसको ये बोला जाता है। उसमें तकरीबन 1/2 कप ऑफ मूंग दाल, 1/4 कप ऑफ ब्राउन राइस और 3 लीटर पानी। अगेन 1/2 कप मूंग दाल, 1/4 कप ब्राउन राइस और 3 लीटर पानी। उसमें नमक, काली मिर्च, एक थोड़ा सा धनिया, पुदीना और अदरक डाल के चढ़ा दीजिए। 1 लीटर जब रह जाए ना तो वो एक सूप सा तैयार हो जाएगा। इस सूप को आपने 3 दिन रोज़ाना नया बनाना है, 1 लीटर पीना है। तो उससे आपका पेट अच्छी तरह से और कुछ नहीं खाना पीना, कुछ और नहीं खाना, और 16 ग्लास पानी साथ में पीने, 14 से 16 ग्लास मौसम के मुताबिक। आपका पेट इतनी अच्छी तरह से साफ़ भी होगा, आपके इनिशियली 3-4 केजीज भी गिर जाएंगे,
लेकिन उसके साथ साथ आपको आफ्टर इफेक्ट्स भी नहीं आएंगे। सो वो जो आप पानी पी के और नमक खा के और गंदे तरीके से अपना पेट साफ करें, वो नहीं करना। उसके अलावा तो मेडिसिन भी लोग ले लेते हैं ना, कुछ भी ना एलोपैथिक लें। दवाइयाँ जाके It's- it's- 36 it's- खा ली और पेट बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, जब आप किसी दवाई को लेके एकदम से वेट क्लिनजिंग करते हैं तो फिर खुश्की पीछे बढ़ जाती है, फिर आपके इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन भी हो सकती क्योंकि है, सारे अच्छे colon आपके damage एंजाइम्स भी हो फारिग हो सकती है। जाते हैं। बिल्कुल। और दूसरी क्या चीज़ थी? दूसरा है बनाना क्लेंस, दूध और केला। वो आपको पोटेशियम और कैल्शियम, जब विदाउट कार्ब्स लेते हो तो वो भी आपका पेट अच्छी तरह से साफ करता है। तो 3 दिन दूध और केला, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम, एक ग्लास दूध के साथ, दूध ताज़ा होना चाहिए, और ये पानी के साथ लें, तो उसी तरह आपकी कोलन क्लिंस हो जाती है और फिर आफ्टर इफेक्ट्स नहीं आते, क्योंकि बुरा बात- इफेक्ट नहीं आता बात उसके ये ना साथ। कि व्यूअर्स फिर आपके अच्छे सारा बैक्टीरिया भी पेट का उड़ जाता है और नए सिरे से जब बनना होता है तो उसके भी फिर साइड इफेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो हम ब्रेक और इसमें मैं बताती चलूं कि अगर आप हर मंडे और हर फ्राइडे, ये जो मैंने खिचड़ी की एक रेसिपी दी है, ये रेगुलर बेसिस पे करने लग जाएं तो आपकी हेल्थ में आप इतना अच्छा फ़र्क देखोगे। स्किन ग्लो करेगी, आपके बाल अच्छे होंगे, आपके हाथ पाँव, क्योंकि आप टॉक्सिन्स निकाल देते हो और फिर 2-3 दिन बाद जो खाते हो फिर टॉक्सिन्स निकाल देते हो, तो आपके अंदर आमा इकट्ठा नहीं होता। आमा मतलब टॉक्सिन्स इकट्ठे नहीं होते और आपकी गट हेल्थ अच्छी रहती है। ऑसम। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमें मज़ीद एक और एक्सपर्ट ज्वाइन करेंगी और उनसे आज हम पपीते की बात करेंगे। एंड देन आपसे भी ऑफ कोर्स ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पपीता हमारे निज़ाम हज़म में क्या वो लेके आता है, क्योंकि पपीता हर किस्म का अवेलेबल है। कच्चा पपीता भी, अब जैसे कि मैं कभी भी पपीता खा लूँ मेरा ऐसा पेट उड़ता है, ऐसा पेट उड़ता है। और वो फिर आपने मुझे डांटा था कि इतना किसने कहा था खाने को, बट ऑब्वियसली बंदा जिस तरह तरबूज या कोई और फ्रूट खाता है, इतना बोल खा लिया और फिर जो मेरा हाल हुआ। और मेरी बेटी नूर को भी नहीं सूट करता, उसको तो 2 पीस भी खिला दो। तो पपीता भी क्या एक ऐसी चीज़ है जो निज़ाम हज़म में कोई अमल दखल रखती है, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ ऑलरेडी तबीबा मासूमा ज़हरा हैं, हर्बलिस्ट, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट, TCM स्पेशलिस्ट एज वेल, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। और हमने इन सब एंगल से निज़ाम हज़म और डाइजेशन को डिस्कस किया। अब हमें ज्वाइन किया है एक बहुत ही मशहूर और रिनाउंड पर्सनालिटी, आप भी एक हर्बलिस्ट हैं, नईमा राव हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है नईमा जी? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। जुगन जी आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम निज़ाम हज़म पे बात कर रहे थे और आज आप टॉपिक लेके आई हैं पपीता, और पपीते से रिलेटेड आप लगाने की भी बात करेंगी जी, जी। और कंज्यूम करने की भी। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि पपीते का हमारे निज़ाम हज़म से या हमारे पेट से, गट हेल्थ से क्या ताल्लुक़ है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? हाँ, पपीते की अगर हम पहले तो पपीते की हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं। ये असल में पहले अमेरिका का एक फ्रूट था, अमेरिका में पाया जाता था। ये ना अरंड खरबूजा, इसके नाम अरंड खरबूजा के नाम से हिकमत में जाना जाता है ये। तो जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा ना कि जब गोश्त गलता नहीं तो गोश्त गलाने के पहले काम आता था ये। इसका पाउडर मिलता था पाउडर फॉर्म में, तो गोश्त गलाने के काम आता था। अब ये है कि इसको उस जगह से ये बात निकली है कि जब गोश्त गलाने के काम आते तो हमारे इंटरनल इश्यूज़ में, जहाँ भी हमारे निज़ाम में होती है प्रॉब्लम होती है, जहाँ हमारा हाजमा ठीक नहीं होता, तो फिर हमारे हाजमा को ठीक करने के लिए और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसकी जो खुराक होती है वो 60 से और 80 ग्राम तक आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए पूरा डोंगा नहीं खाना चाहिए, पूरा जिस तरह मैं डोंगा 2-3 नहीं दफ़ा खाना खा चाहिए, के हाँ अपना जी। पेट उड़ा चुकी हूँ। हाँ जी, ऐसे ही एक्चुअली exactly। बात ये कि अगर फ्रेश हो और उसी वक्त कट करके आप खाएं तो वो बड़ा मजे का होता है। वो बहुत तो tasty फिर होता बंदे है। का दिल चाहता है बंदा ज्यादा खा ले, ज़्यादा खा ले, तो वो control। उससे फिर मोशन लग जाते हैं या कोई और भी प्रॉब्लम हो जाती है। ख़ास तौर पे मोशन लगते हैं कि इस तरह ये एक ख़ास मिकदार बस होती है इसमें। जिस तरह शुगर पेशेंट जो हैं, ख़ास तौर पे, जिस तरह मैं अपनी बात हर जगह करती हूँ, मैं खुद एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो मैं इसको जो इसका यूज़ करती हूँ उनमें वही करती हूँ जो इसकी मिकदार बताई गई है। तो उससे होता ये है कि मुझे एक तो वीकनेस नहीं होती है, फिर मेरे अंदर जो मेरी गट हेल्थ है वो इस तरह बेहतर रहती है कि मुझे टाइम पे हल्की भूख लगती है। ये नहीं है कि एकदम से, इसके बारे में कहा जाता है ना कि अगर कुछ हजम नहीं हो रहा तो आप पपीता खा लें। सर मैंने पहले बताया कि गोश्त गलाने के काम भाई आता है, तो बच्चों को अंदर अगर की कॉन्स्टिपेशन होती है तो एक छोटे-छोटे 1-2 पीस पपीते के खिला देते हैं। हाँ, छोटे छोटे पीस खिला देते हैं कि जिस तरह ख़ास तौर पे कब्ज़ में, तो कब्ज़ कुशा है ये, स्पेशल कब्ज़ कुशा है। और ये है कि ये नहीं है कि एकदम से आपको बहुत भूख लगाएगा, जिस तरह एपेटाइज़र के तौर पे। अगर आप डोंगा भर के खाते हैं और खुदा ना खास्ता फिर आपको कोई मोशन या पेचिस की शिकायत हो जाती है तो फिर तो आपकी कमज़ोरी का बायस बनता है। इसको मिकदार ज़्यादा नहीं इसकी इस्तेमाल करनी चाहिए और कम
तो इस तरह इसकी ना मुख्तलिफ फॉर्म्स कहते हैं इसको, मुख्तलिफ फॉर्म्स में यूज़ किया जाता है। और लगाने में बड़ा कारआमद है। लगाने में तो खैर ये बहुत ही कारआमद है ना, इसकी बड़ी ही अच्छा इसका सीरम बनता है, इसकी बहुत अच्छी क्रीम बनती है। ऑर्गेनिक में आप ये कह सकते हैं इसको कि इसका बहुत अच्छा हेयर ट्रीटमेंट इसके साथ हो रहा है, मैं खुद करती हूँ। अभी हम उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन आप इसमें क्या एडिशन करेंगी मैम? बिल्कुल जैसे कह रही हैं, बिल्कुल परफेक्ट। ये इसके साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो इन्फ्लेमेशन जहाँ पे भी बॉडी एंटी में, इन्फ्लेमेटरी डाइट की जब हम बात करते हैं बिल्कुल तो उसमें ये पपीते का बड़ा पहली पपीते को आप सुबह उठते साथ ही अगर इसको गर्म पानी और इसके साथ ले रहे हैं, यानी पहले वो जो पानी मैंने आपको सौंफ, पुदीना और अनारदाना का लिया, उसके कोई 15 मिनट के बाद एक छोटी मिकदार आप पपीते की ले लो, तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के अंदर किक स्टार्ट का काम देता है। पपीते का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल लार्ज इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन में है। जब भी लार्ज इंटेस्टाइन इन्फ्लेमेशन होगी, अब जिस तरह टाइफाइड में अब लेटेस्ट अगर आप देख रहे हो कि तो टाइफाइड के साथ प्लेटलेट्स डाउन भी आ रहे हैं, जब भी बड़ी आंत में सोजिश हो रही है तो प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए पपीते का पत्ते का पानी भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ऑसम। तो आइए हम अगर यहाँ पे आके थोड़ी सी चीज़ें रेडी कर लेते हैं तो वी कैन also start doing that. I want to cover papita also, and of course Masuma ji, I want to cover digestion also. माशाल्लाह बाकायदा दोनों तरफ दुकान लगी हुई है। ये देखें पपीते का पत्ता मैं लेके आई, ये डेंगी में मेरी बेटी को डेंगी हो गया था, तो उसके जो प्लेटलेट्स, जिस तरह आपने बात की प्लेटलेट्स गिर गए थे, तो इसका डायरेक्ट यानी पानी नहीं डालना। इसको कैसे बनाते हैं? इसको मैं बता देती हूँ। पानी की कहानी है, कुछ लोगों ने उबालना शुरू कर दिया, लोगों ने रात को डाल के नहीं उबाल के, नहीं उबालने के में किसके काम आता है? घोड़ों को जुलाब लगाने के काम आता है। अगर इसका, हाँ जी जी जी, इसका घोड़ों को जुलाब लगाने के आपने, मैं इसमें ऐड करती जाऊँ कि अगर ये पपीते का देखें, आप पूरा पत्ता नहीं लेना, अगर इसको बहुत थोड़ा सा पत्ता लें, इसके साथ 4 पत्ते बेरी के और 4 पत्ते मेहंदी के, अगर आप इसको रात को भिगो दें मिट्टी के बर्तन में और सुबह छान के ले लें, तो बवासीर, खूनी बवासीर को भी रोकता है। खूनी आबादी बवासीर को रोकता है, बिल्कुल। लेकिन मैंने जो इस्तेमाल करा था ना बेटी को, ये सुन रहे हैं सब, मैं बता देती हूँ, उसको डेंगी हो गया था और बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स गिर गए थे, तो इसको डायरेक्ट कूटा था, खावन दस्ते में इसको डायरेक्ट कूटा था, फिर इसका 1 चम्मच पानी निकला था, बहुत कड़वा होता है, थोड़ा सा पानी पिला के फिर आप इसको 1 चम्मच पिला दे, तो मैं बताती हूँ फौरन से उसकी रिकवरी हुई थी। 3 डोज दी थी हमने, अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत अच्छी रिकवरी हो गई थी। ये हमारा घर का आजमाया हुआ है। और दूसरा इसके मैं इसलिए लेके आई कि जॉइंट्स पेन है, जी घर का पत्ता है, मैंने कहा इसीलिए इतना खूबसूरत और खुश शक्ल पत्ता नहीं, ये जॉइंट्स पेन के बहुत काम आता है। जॉइंट्स पेन खास तौर पे नी में अगर आपके पेन है, खास तौर पे नी में जो पेन है, इसको थोड़ा सा तिल का तेल, लेट से ये देखें ये तिल का तेल है, या आप कैस्टर ऑयल लगा के इसको थोड़ा सा सेकें, सेक के इसको रख के नी के ऊपर और आप गर्म पट्टी बांध लें, तो सुबह तक आपको 70% जो है वो आराम आ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि इन्फ्लेमेशन, हाँ वही इन्फ्लेमेटरी, डेफिनेटली इन्फ्लेमेटरी। वर्किंग विद हर्बलिस्ट बिकॉज़ हर चीज एक्चुअली इंटरकनेक्टेड होती है ना, एंड ये वाहिद फील्ड है जिसमें सारे एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बात करते हैं, वरना 2 डॉक्टर एक ही फील्ड के खड़े कर दो तो नहीं मजा आता है हमें, नहीं कंफ्यूज हम तो पूरा सेट लगाते हैं। नहीं, एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, ये तो और भी अच्छी बात होती है। अच्छा, पपाये पे बात कर रहे हैं हम, ठीक है। पपाये का ये नजर आ रहा होगा, देखो कितना प्यारा सा कलर है जुगर इसका, देखिए जरा। ये पपाये और कैरेट के साथ मैंने सीरम बनाया है, ठीक है, मैं लाइव शो में बना के भी दिखा। नो नो नो, ये खराब नहीं होगा, एज इट इज आप रखेंगे तो आप इसको 3-4 महीने तक रखें, ये खराब नहीं होगा। फिर हम इसकी अब क्रीम बनाते हैं। क्रीम किस तरीके से हमने बनानी है, इसका तरीका तो पहले बता दे। हाँ मैं बता देती हूँ, इसका तरीका पहले हम बताएंगे, बिल्कुल। फिर ये बनानी पड़ेगी मुझे ना वहाँ जाके, ठीक है। हाँ जी, मैं इधर आपके सामने ये कद्दूकश करूंगी। आप मुझे सिर्फ एक वर्बल उसका बता देंगे तो हमारे व्यूअर्स भी बना लेंगे ना। वर्बल का मैं बता देती हूँ। ये कैरेट है, आपने इतनी सी दरमियाने साइज की कैरेट लेनी है, उसको कद्दूकश कर लेना है, ठीक है। कद्दूकश कर लें, ये कद्दूकश भी मैं लेके आई। हाँ जी, आप इसको ट्राई करें, देखें। आपने कैरेट कद्दूकश कर लेनी है और उतना ही आपने बराबर क्या करना है कि पपीता जो है वो भी कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करना है पपीता, ठीक है, क्रश नहीं करना, कद्दूकश करना है। और उसके बाद आपने कैस्टर ऑयल इसके अंदर, ठीक है, मैं लेके आई कैस्टर ऑयल भी, कैस्टर ऑयल डालना है इसके अंदर। और आपने विटामिन ई ऑयल बाद में ऐड करना, कैस्टर ऑयल और तिल का तेल, ये दोनों जो ऑयल है इसके अंदर, तिल के साथ ऑप्शनल है, आप तिल की बजाय आप इसके अंदर बादाम का तेल भी डाल सकते हैं, ठीक है। आपने उसको डाल के पकाना है। अच्छा, पकाने के, हाँ कुक करना है, कुक करने के खराब नहीं होता ना। हाँ, ये खराब नहीं होगा। कुक करने के बाद आपका ये सीरम जो है वो रेडी
रेडी हो जाएगा। ये और इसमें फिर विटामिन ई डालेंगे इसके कुक बाद के जब ये ठंडा हो जाएगा फिर आपने विटामिन ई डालना है। विटामिन ई जो होता है वो पकता नहीं है, ठीक है। विटामिन ई ऑयल को पकाना नहीं चाहिए, जाहिर फिर उसकी उसकी हाँ जी, अफादियत उसकी खत्म हो जाती है। अफादियत खत्म हो जाती है। अच्छा, फिर इसी की हम करीम बना लेते हैं। करीम क्या है कि वो आप लोगों की ये चलेगा 3 से 4 महीने, ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि 3 से 4 महीने का मेरा लगाना एक्सपीरियंस है। कब और कैसे? मैं बता देती हूँ, नाइट में लगाएं, डे में लगाएं। ये वो विटामिन सी है जो आप धूप में भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप नाइट में तो लगाते हैं ना विटामिन सी, तो कहते हैं कि आपको सनलाइट से अवॉइड करना चाहिए। विटामिन ए तो हम करते ही करते हैं, बट इसका भी कहते हैं कि सनलाइट में अगर हम जाते हैं तो इसका 50% जो असर होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये छाइयाँ पड़ जाती हैं। छाइयाँ पड़ जाती है, एग्जैक्टली। लेकिन ये वो विटामिन सी सीरम बनाया है आपका, विटामिन ए भी है इसके अंदर, विटामिन सी भी, क्योंकि पपाई के अंदर विटामिन ए भी है, ई भी है, सी भी है, सारी चीज़ें। तो ये आपके पास सारी चीज़ें आ गई। रेटिनॉल आ गया है किस वजह से? कैरेट की वजह से, क्योंकि उसमें विटामिन ए होता अब है। आपने जब ये लगा लिया लिया इसके बाद अब अगर आप सन ब्लॉक लगा के निकल जाते हैं बाहर कोई तो यू आर मसला नहीं सेफ। है। हाँ, यू आर सेफ। और इसको आप जिस तरह मैंने मेकअप करने से पहले यही इम्प्लीमेंटेशन सीरम किया, लगाया। एज ए सीरम लगाया, एज ए सीरम प्राइमर कह सकते हैं, एज ए प्राइमर लगाया कि वो स्किन भी सेफ रहती है आपकी, और ये कि बाद में ये कि आपको उतारने में भी आसानी होती है और मेकअप भी इसके साथ सही रहता है, ठीक है। हाँ जी, डे नाइट आप जिस तरह मर्जी लगाएं। अच्छा, अब इसकी मैं आप लोगों को क्रीम बनानी बता देती हूँ कि इसकी क्रीम आप लोगों ने कैसे बनानी। क्रीम जो है वो आप लोगों की चलेगी ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने, ठीक हो गया। 1.5 महीने? हाँ, 1.5 महीने, क्योंकि उसके अंदर, हाँ नहीं, वो फ्रिज में नहीं। अगर आप नहीं सर, मार्केट अब वाला सीजन भी तो आ जाएगा ना आगे नहीं, उसका ये रीज़न बताती हूँ मैं। मुझे ये ना, अगर तो आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं, फिर आप 1 से 1.5 महीने इजीली ड्रेसिंग टेबल पे रख के आप क्रीम को चला सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसके अंदर फ्रेश डालेंगे तो फ्रेश के ये है कि 8 से 10 दिन, क्योंकि फ्रेश की उसके अंदर हमने वो तो डालनी नहीं प्रिजर्वर। तो ये देखिए, ये इतनी सी हमने इसके अंदर डाली है एलोवेरा जेल। जितना एलोवेरा जेल डाला, ये भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बना दूँ, उतना ही आपने ये डालें ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, ये एक, हाँ, ब्लेंड करें। और इसके अंदर और कुछ डलेगा? नो, इसके अंदर और कुछ भी नहीं डलेगा। Oh, that's it. It's become a moisturizer. और ये बहुत ही अच्छी, अगर आप चाहें तो थोड़ी सी, बहुत ड्राई स्किन अगर आपकी, तो थोड़ी, हाँ है ना, तो थोड़ी सी आप हेलारोनिक की जगह पे ये ग्लिसरीन डाल सकते हैं बस। ये आपकी स्किन को जो है, ये बहुत अच्छी सी क्रीम बन जाएगी। आप एक जार में डाल के, इसका कलर भी बहुत प्यारा होगा। और बाय द वे मैं एक बात बताऊं व्यूअर्स, आई कैन टेल, अभी ऑब्वियसली हम स्पून से करें, इसी को जब आप फेंटने वाला जो आपका हाँ ये वाला करूं? हाँ, इसे करें। और ये देखिए, ये सिर्फ इतना सा है, इसको आप हाथ पे आप लगाएंगे जब, तो ये एक बहुत ही अच्छा सा मॉइस्चराइजर, क्योंकि ये क्रीम तभी बनेगी। हाँ जी, क्रीम तभी बनेगी जब ये देखें ना, नाउ इट्स टर्निंग इनटू अ क्रीम। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मिक्सर है तो आप उसके जरिए करें। हाँ, देयर वी गो। ये देखिए। ऑसम। अच्छा, अब मैं इधर आ रही हूं फॉर वन थिंग, आप अपनी नेक्स्ट चीज की प्रेप कर लें। हाँ जी, व्हाट आर वी गोइंग टू मेक? जनाब, मैं एक हाज़म बता रही हूँ। देखिए, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, गैसेस रहती हैं, पेट के अंदर दर्द रहता है, कब्ज़ की शिकायत है, उसके लिए आपने लेना है अजवाइन 1 चम्मच, या हम वज़न, अगर आपने 10 ग्राम अजवाइन लेनी है तो 10 ग्राम ही लेना है मीठा सोडा, और 10 ग्राम ही लेना है काला नमक। ये आपका बेहतरीन हाज़म या चूरन बन जाएगा। कोई बात नहीं। हाँ जी, ये बेहतरीन हाज़म या चूरन बन जाएगा। एक बना हुआ मैं लाई हूँ, अगर आप चेक करना चाहो तो। फिर अगेन अजवाइन, मीठा सोडा, काला नमक, ये देखे इसको अगर आप चखोगे। यार हमेशा आप मुझे चखा देती हैं चीजें, मज़े की होती हैं। हाय चूरन है। तो ये हाज़म है। इसको अगर पेट ख़राब है तो 1/2 चम्मच, और अगर पेट ख़राब नहीं है, सिर्फ गैसेस तंग कर रही हैं, तो 1/4 चम्मच गर्म वैसे पानी खा के साथ लेने। वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन ओवर खाएंगे तो भूख तेज़ लग जाएगी, फिर खाना निज़ाम को बेहतर करता है ना। तो अगर मैं बच्चों को खाने के भूख नहीं बाद लगती, इसको खाया करूं? अगर नहीं, बच्चों खाने से पहले खाएं तो बेहतर है। बच्चों को भूख नहीं लगती तो ये 1/4 टीस्पून, ये बहुत ईजी से बनने वाला हाज़म है जो आप घर पे दे सकते हो। इसके साथ साथ अगर हम आ जाएं नेक्स्ट चीज के पास ब्रेक के बाद है। हाँ, ये नेक्स्ट चीज की तरफ ब्रेक के बाद आते हैं। मैंने सिर्फ आपको ये दिखाना है कि ये देखें, अब आपकी प्रॉपर क्रीम तैयार हो गई है, राइट? बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत क्रीम रही है। वो बात सिर्फ इतनी होती है क्योंकि जब सब चीजों को आपने यकजान करना होता है ना, तो अच्छे उसके लिए तरीके से ब्लेंडिंग बेहतर blending होती है। और जैसे अच्छी आपने होनी कहा चाहिए। इलेक्ट्रिक ब्लेंडर इज मच बेटर। मच बेटर। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक पर जब वापस आएंगे तो आपने हल्दी से हमें कुछ बताना है, और फिर आपने मजीद हमें पपीते से रिलेटेड गाइडेंस देनी है। आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मासूमा जी भी हमारे साथ हैं, नईमा जी हमारे साथ हैं। अभी हम जल्दी से एक हल्दी की रेसिपी की तरफ जा रहे थे। हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी सेट कर रहे हैं, हम कंज्यूम करने और लगाने दोनों की तरफ इस वक्त फोकस कर रहे हैं। अब मैं बता रही हूँ आप छाइयों का आपको बताएंगे। एक बता रही हूँ चटनी जो कि आपने बना के रखने नहीं है। आने वाला जो मौसम है, सीज़न है, उसमें इम्यूनिटी बूस्टिंग की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज पोलन एलर्जीज आएगी, हर तरह की एलर्जीज़ के अंदर अब घर भरने शुरू हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, एक मुट्ठी पुदीना, एक मुट्ठी धनिया, एक मुट्ठी बादाम, बादाम जी, एक मुट्ठी बादाम और एक मुट्ठी किशमिश, ये आपने इकट्ठा 4 चीज़ें हैं, बादाम, किशमिश, धनिया, पुदीना, एक एक मुट्ठी ले लेना है और उसके साथ 1 चम्मच इसके अंदर हल्दी। लेकिन फ्रेश हल्दी हो तो बेहतर है। बिल्कुल, ये घर की हल्दी है, फ्रेश बनाई हुई, ऐसे आप ले सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी ले लेंगे और हल्दी कभी भी काम नहीं करती जब तक कि इसमें काली मिर्च ना डालें। तो काली मिर्च इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी है तो 1/4 टीस्पून काली मिर्च बीच में डलेगा। ये डाल के इसको अच्छा सा ब्लेंड करें और ये बेहतरीन चटनी आपकी तैयार है। दोबारा बताऊं, नमक डाल पुदीना सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, पुदीना, धनिया, बादाम, किशमिश, हल्दी और काली मिर्च, नमक हस्बे जायका। कम से कम नमक डालने की कोशिश करें, नमक कभी भी कोई इतना अच्छा नहीं है आपकी सेहत के लिए। तो अगर ये आप ब्लेंड बना के रख लेते हैं और बच्चों को, बड़ों को एक एक बड़ा टेबल स्पून डेली हर खाने में सुबह शाम देने लग जाएं तो ये इम्यूनिटी बूस्टिंग चटनी आपकी तैयार हो जाती है। अमेजिंग। प्लस ये आपके लंग टॉनिक का भी काम करता है और लार्ज इंटेस्टाइन टॉनिक का भी काम करता है। अमेजिंग। वेलकम बैक टू वंस अगेन टू चेक यहाँ पे कैसे जी, हाँ जी, ये है खोलिएगा एक जरा। ही कीता है तुसी। हाँ जी, ये मैंने आपको बताना था। ये शायद उन्होंने नोट कर लिया होगा कि ये जो इसका पपाए का मैंने छिलका उतारा है, उसको ज़रा सा मोटा उतारा है, क्योंकि इससे हमने बनाया सीरम अंदर वाले गुद्दे से और इसी से हमारा शेक बनेगा। जो छिलका वो हमने ज़ाया नहीं करना, ठीक है। छिलके के अंदर हमने थोड़ी सी मोटी लेयर उतारी है, तो इसके अंदर कट लगा के मैंने डाला है मिल्क पाउडर इसके ऊपर, ठीक हो गया। और इसके ऊपर डाला फिर मैंने मसूर की दाल का आटा। अब थोड़ा सा आप डालें हनी इसके ऊपर, और जहाँ पे आपके फेस पे मुलाजमा है, छाइयाँ हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने, और जहाँ पे एक्नी है, ठीक हो गया, आपने एक्नी, मुलाजमा, छाइयाँ, जो भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम, या आपकी स्किन ड्राई है और पैची स्किन हो रही है, या उसकी जो कहते हैं ना कि अपर लेयर पे आपकी छाइयाँ, वो झुर्रियाँ आ गई हैं, तो आप लोगों ने करना इस तरीके से है। ये पीता लिया, इस तरीके सारी चीज़ें इसके अंदर डाली और आपने इस तरीके से इसका मसाज करना है, यूँ। अच्छा, विद व्हिच मींस कि मसाज भी फिर आपका जेंटल हो जाएगा। जेंटल मसाज हो जाएगा, क्योंकि हम जब पपाए का उंगलियों से करते हैं ना तो हम बहुत दबा देते हैं, बहुत दबा देते हैं। ये एक जेंटल आप Veins लोगों ने फट जाती हैं, skin वेन्स की, फट हाँ। जाती हैं, वो ज्यादा ही जोर लगा लेते हैं ना। ये देखें, इस तरीके से आप लोगों ने फेस के ऊपर, नेक के ऊपर, हाथों के ऊपर, एल्बो, ये जहाँ पे ये डार्कनेस होती है, ठीक है, इससे आपके ब्राउन स्पॉट भी जाएंगे आपकी, क्योंकि जब छाइयाँ जाएंगी, देखिए सारी ब्राउन स्पॉट मिलके ही छाइयाँ बनाते हैं, ठीक हो गया ना। आप लोगों ने इस तरीके से 10 से 15 मिनट आप लोगों ने मसाज करना होगा, ठीक है। मसाज करने के बाद फिर आप आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट, जो आपके पास टाइम है, आपने वेट करना, सिंपल पानी से वॉश कर देना है। मैं बताती हूँ कि आप इसको, ये वो रेमेडी है, आप इसको रेगुलर कर सकते हैं, इसकी कोई कैद नहीं कि आपने हफ्ते में 1 बार करना, 2 बार करना, आप इसको डेली करें। और सिर्फ उस एरिया में जहाँ पे चाहिए या पूरे फेस पे? नहीं, पूरे फेस पे। देखिए, इससे ब्राइटनेस आती है, इससे क्या होता है कि इससे हाइड्रेशन होती है। जो इसके अंदर मैंने हनी डाला है, जो मिल्क पाउडर डाला है, मिल्क पाउडर से आपकी वाइटनेस आएगी, जो आपके ब्राउन स्पॉट है वो लेकिन खत्म जान होंगे। एक सवाल है, देखो पपीता कॉन्स्टेंटली तो अवेलेबल नहीं होता। नहीं होता तो आप इसको नहीं होता तो आप इसके सिर्फ हनी के साथ भी कर सकते हैं। वैसे इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं, इसके क्यूब्स बना के रखें किसी भी मैं फॉर्म वही में। पूछने लगी थी ना, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल छिलके वाला ऑप्शन नहीं है तो क्या पपीता पाउडर डाल सकते हैं? पपीता पाउडर डाल लें, आप पपीते का गुदा डाल लें, आप उसको आइस क्यूब बना के रख लें, किसी भी तरीके से प्रिजर्व कर लें पपीते का पाउडर। अगर कहेंगे पपीते को और इन सब चीजों को ब्लेंड मिक्स करके, ब्लेंड करके छोटे-छोटे क्यूब्स बना बिल्कुल, वो भी जिस तरह। क्यूब्स बना, वही ना क्यूब्स बना सकते हैं। लेकिन मैंने अभी इसके छिलके का, क्योंकि आजकल मौसम है इसका, और अब तो फॉरएवर होता ही है तकरीबन, मिल ही जाता है अब तो मिल ही पूरा जाता है। साल अब तो ऐसी बात ही नहीं है कि जिस तरह लेमन मिल जाता है ना हर मौसम में, ये भी मिल ही जाता है। फिर जिनको ये प्रॉब्लम हो कि आप लोगों को महंगे ट्रीटमेंट से, मैं कहती हूँ उसकी बजाय आप ये वाली रेमेडीज किया करें, उससे ये होता है कि आप लोगों क्योंकि का जो बड़ी रिजल्ट औरतें जो है है ना, वो स्पेशली 100% प्रेगनेंसीज या उनके बाद गर्दन हाँ पे उनके जी। डार्क स्पॉट्स पड़ Dark जाते spot हैं, पड़ फेस जाते पे पड़ हैं, जाते हैं, गर्दन काली हो तो जाती है। दवाइयाँ आप नहीं हाँ, इस्तेमाल उस वक्त कर दवाइयाँ, सकते बिल्कुल। स्पेशली। तो ये एक बड़ा अच्छा नॉर्मल चीज़ है जो Normal आपके चीज़ बच्चे है, और प्रेगनेंसी को भी इफेक्ट नहीं अच्छा, करेगा। एक मैं सहूलत कर देती हूँ। आपने कहा ना कि पपीता लेट से अवेलेबल नहीं है कहीं पे,
पे, तो आप इसके साथ सेब का छिलका कर सकते हैं, आलू का छिलका कर सकते हैं, आलू का पीस कर सकते हैं, ठीक है। आप क्योंकि बात पपाई की हो रही थी, मैंने कहा इसका छिलका ज़ाया नहीं जाना चाहिए और ये मिल भी जाता है, तो इसीलिए मैंने इसकी रेमेडी बनाई है। आप इसकी जगह ऑप्शनल में सेब कर सकते हैं, सेब के साथ आप इसके साथ आलू कर सकते हैं। Awesome. हाँ, ये चीज़ें कोई भी चीज़ें करें। देखिए ये अब आपका ये तकरीबन 10 से 15 मिनट आप लोगों ने 10 मिनट मसाज करना है, 10 मिनट वेट कर ले, सिंपल पानी से वॉश करें, पानी के छिट्टे कर लें और देखिए फिर और ये करते हुए खुदा का वास्ते चूल्हे हांडियां ना पकाइएगा। हाँ, हांडी चूल्हा ना पकाइएगा, अक्सर थोड़ा लोग सा जो है अवॉइड ना हम कीजिएगा, रेमेडीज थोड़ा सा। बताते कहते हैं वो खाना पका रही थी तो जाहिर ही मुंह सड़ना था, फिर मुंह तो सड़ना ही था ना। फिर मैं कहती 15-20 मिनट के लिए वेट कर ले, कुछ नहीं होता, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। ये देखिए ना, अर्जेंट रिजल्ट आया। अब ये देखें, ये देखें, ये हमने देखें। किया हुआ है और इसको नहीं किया। हाँ ये देख लें, ये अर्जेंट रिजल्ट है इसका, क्योंकि ये जो इसके अंदर ना लो जी, अब सुबह से शाम तक सारे यही करते रहेंगे घर पे बैठ के। थैंक यू नईमा जी, आपने लोगों को एक और काम लगा दिया। मैं आपके पास वापस आती हूँ, और कुछ है हमारे पास? हाँ बिल्कुल है। एक और चीज़ की आपसे भी जानूंगी, अब आपसे मैम फाइनली। अब एक कहवा One है, last thing. बिल्कुल लास्ट कहवा बता रही हूँ। अदरक लेना है, पुदीना लेना है, सब्ज़ इलायची। अदरक, पुदीना, सब्ज़ इलायची। पेट में दर्द है, पेट में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, शदीद किस्म का ना मोशन आ रहा है और लग रहा है कि पेट ख़राब भी होने वाला है, जिसको हम गुम हैज़ा कहते हैं, तो उसके लिए ये बेहतरीन है कि आपको जब भी पेट में दर्द हो, अदरक, पुदीना और सब्ज़ इलायची का। इसके साथ साथ क्योंकि हम बार बार कब्ज़ की बात कर रहे हैं, पेट खराब हो जाए तो क्या करना हाँ, चाहिए? क्योंकि कब्ज का तो अक्सर हल मिल जाता है, रोकना नहीं पेट समझ खराब का आता। बेहतरीन हल है नींबू के बीज। नींबू के बीज आप प्लीज़ जब भी लेमन इस्तेमाल करें उसके बीज ज़ाया ना करें, बल्कि एक डब्बा बना के रख लें। ये नेचुरल फ्लैजिल का काम करती है, बल्कि एंटामिजोल डीएस जो आप खाते हैं, इमोडियम फ्लैजिल मिक्स जो लेते हो, आके मोशन रोकना लेना है। कैसे आपने यार? 4 लीमू के बीज लेने और इनको निगल लेने। किसी ज़माने में एक टेबलेट आती थी मोटिलियम, 4 गोलियां खाई और ठीक, ये नेचुरल मोटिलियम है। आपने 4 बीज बच्चों को भी इसी तरह? बच्चों को भी इसी तरह निगलने हैं। ये 4 ही बीज देंगे? 4 बीज निगलने हैं, लेकिन 1 घंटे में 12 खाने हैं। यानी 4 निगले, आधे घंटे के बाद 4 निगले और आधे घंटे के बाद 4। जिस ठीक है। तरह का भी मोशन 10 लगे होंगे वो रुक जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको बताएं, ये रेमेडीज़ जब आप घर पे करते हैं और ख़ास तौर पे बच्चों को अगर 10 लगे तो उसको हल्का नहीं लेना। अगर आपको लगता है कि आधा दिन गुजर गया और बच्चे का पेट ठीक नहीं हुआ, तो अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसमें एक एडिशन कर दूं। जी जान। अगर इस तरह होना इमरजेंसी, क्योंकि ये हमारा ख़ानदानी नुस्खा है कि जो सफ़ेद ज़ीरा होता है ना, सफ़ेद ज़ीरा में थोड़ा सा, अगर बीपी नहीं है किसी को तो ठीक है, थोड़ा सा नमक डाल के तली उसकी जिसको बोलते हैं ना, तो वो खाली पेट फ़ौरन से ले लें, तो उससे भी मोशन जो है फ़ौरन से, मरोड़ और मोशन फ़ौरन से कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, ये भी एक नई वो थी, मेरी आजमाई हुई थी। अच्छा, ये अच्छा, मैं आप final लोगों को recipe, हाँ फाइनल रेसिपी की तरफ आते हैं। अच्छा, मैं बताने लगी हूँ कि अगर आपने हेल्दी होना है, ठीक है, अगर हेल्दी होना तो आपने पपाई का जूस कैसे बनाना है, ठीक है। हाँ। और अगर आप डायबिटिक हैं या आप हेल्दी एज इन पतले होना है या मोटे होना है? हेल्दी से मुराद मैं कहती हूँ कि सेहतमंद, सेहतमंद, अच्छी। हाँ हाँ। तो आपने दूध के साथ पपीते का शेक बनाना है। इसके साथ पपीता थोड़ा सा पीस लें, ठीक है, जितना आपने लेना, तकरीबन 1/4, आप ये 4 चम्मच कह सकते हैं। 4 चम्मच के अंदर 1 गिलास आपने दूध डालना है और 1 खजूर या 1 अंजीर आप डाल सकते ताकि हैं। मीठा हो हाँ, वो जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं, ये उनके लिए ठीक है, वेट गेन भी होगा, उससे आपका हाजमा भी ठीक रहेगा। और दिन में दूसरा, एक दफ़ा सुबह, हाँ ठीक। जी सुबह। और जिस तरह मैं अब लेती हूँ, लेट्स से मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने अपनी डायबिटिक जो है वो अपनी शुगर जो कंट्रोल की हुई है डाइट के साथ, ठीक है, तो उसके साथ मैं जो लेती हूँ थोड़ा सा पपाई का पीस 60 ग्राम का, उसके अंदर मैं डालती हूँ चंद एक पुदीने की डंडियाँ, पुदीने की, हाँ जी, डंडी समेत, हाँ जी, इतना सा डंडी के समेत पूरा यूं ही डाल तोड़ के इसको वॉश करके डाल लिया। डालने के बाद इसको पानी में शेक करती हूँ, मैं दूध में नहीं करती। अच्छा, ठीक है, हाँ, लो फैट दूध जो मैं वो चिया सीड के साथ लेती हूँ। ये इतना सा पुदीना आपने डालना है, पानी का 1 गिलास डालना है और आपने जस्ट शेक करके, कभी कभार मैं काला नमक डाल लेती हूँ, कभी कभार अजवाइन डाल लेती हूँ, तो उससे ये कि मेरा अंदर जो है वो हेल्दी रहता है, एनर्जेटिक भी मैं रहती हूँ, मुझे भूख भी, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, चाहे वो आप शेक पानी में बना के ले लें, फ्रेशर जिसको बोल लेते हैं। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए, चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, चाहे आपका यूरिक एसिड है, ये सब के लिए फ़ायदेमंद है। Awesome. Girls, let's go back to our area. Meanwhile, किचन में भी नजर डालते हैं और देखते हैं कि किचन में क्या स्टेटस चल रहा है। आ जाओ मेरी जान। So, किचन में शेफ नूर क्या सिचुएशन है? कुकम्बर नट सैलेड हमारा रेडी है और साथ हमारी मिक्स अचारी वेजिटेबल भी रेडी है। पराठों के साथ सर्व करें इसको, चावल के साथ सर्व करें, रान के साथ सर्व। Awesome. ये देखिए व्यूअर्स, हमारा दस्तरखान भी बिल्कुल सेट हो चुका है। शेफ नूर ने हमारी सारी रेसिपीज़ भी तैयार कर दी हैं, हमने उसके अलावा भी आपके साथ बड़े टोटके शेयर किए हैं। तो क्लोजिंग में अब आप दोनों से फ्यू वर्ड्स लेना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगी? जी मासूम। मौसम सरमा आपके बिल्कुल
दहाने पे है, अब तो सर्दियाँ बेचारी बराए नाम आई हैं, तो आने वाली गर्मियों की तैयारी इसी मौसम से करें। पानी 12 से 14 ग्लास डेली पिएं। इसके साथ साथ आप, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैतून के तेल का चम्मच एक अगर आप अपने चाय के कप में सुबह डालने शुरू कर दें तो आने वाली गर्मियाँ आपके लिए बहुत आसान रहेंगी। और मैं हमेशा कहती हूँ सबसे अच्छी चीज़ क्या है, खाना पीना टोटके ये सब एक तरफ, खुश रहें और खुश रखने की कोशिश करें। खूबसूरत बात है जी। फाइनली नहीं हाँ आपका जी, पैगाम। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने आप से प्यार करें, अपने लिए टाइम निकालें, हेल्दी फूड चाहे आप थोड़ा खाएं लेकिन हेल्दी खाएं। ये ओवरऑल जो हमने अपने अंदर, बाहर तो एक पोल्यूशन है ही है आजकल के मौसम के मुताबिक, बट ये है कि हमने ना अपने अंदर डर्ट और पोल्यूशन जमा की हुई है, वो जंक फूड खा के या एक्स्ट्रा ओवर खा के। जिस तरह हम एक ब्लेंडर में ज़्यादा सारी चीज़ें डाल देते हैं, फिर उसको ब्लेंड करते हैं, जब मशीन को चलाते हैं तो वो घूमती नहीं है। इसी तरह हमने अपना जो इन्फ्लेमेटरी सिस्टम है, घूमती नहीं है या उबल के बाहर उबल निकल के आती है। बाहर आती नहीं, वो चलती नहीं है मशीन, तो यही हमारा अंदर है। जब हम ऊपर नीचे बगैर सोचे समझे डालते हैं तो वो डर्ट जो है वो हमारे अंदर जमा हो जाती है। तो थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं और खुश रहें, और आने अपनी ज़िंदगी से प्यार करें, अपने आप से प्यार करें। थैंक यू सो मच गर्ल्स, प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम एंड थैंक यू। आप लोगों ने अपनी अपनी हमारे साथ टिप्स एंड आपका रेसिपीज शुक्रिया। एंड आपका शुक्रिया जी। ऑनेस्टली अगर हम कहें रेमेडीज एंड वो जो कहते हैं ना इलाज शेयर किए, सो द पॉइंट इज व्यूअर्स, खुराक में ही शिफा है, हमेशा से कहती आ रही हूँ, चाहे आप मैं कंज्यूम इसको करें। कह दूं कि क्या वेद में कहा जाता है, इलाज बिल दवा नहीं होता, इलाज बिल ग़िज़ा होता है। बिल्कुल तो सही ग़िज़ा आपने का कहा। ख्याल रखें। और ग़िज़ा ये का बात ख्याल तो न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर, हर्बलिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट, आप किसी से भी बात करें तो अल्टीमेटली यही वाली बात है कि अच्छी खुराक रहना और अपने मेंटल स्टेट को पॉजिटिव रखना। ऑनेस्टली अच्छा खाएंगे तो मेंटल स्टेट सेट हो जाएगा। अगर आपका मेंटल स्टेट अच्छा होगा तो आप अपनी खुराक का भी Perform प्रॉपर भी ख्याल अच्छा करेंगे आप, बिल्कुल। सो बी केयरफुल, अपनी ज़ात को खुश रखें, अपनी ज़ात को सेहतमंद रखें एंड नेचुरल चीज़ों से ही अपना इलाज भी करें, चाहे आप एक्सटर्नल इलाज करें या इंटरनल। जैसे कि छाइयों के लिए इतनी महंगी महंगी आप लोग ट्रीटमेंट्स करते हैं, हमने जो आज आपके साथ शेयर की, जो नईमा जी ने शेयर की, ट्राई इट, मे बी आपके प्रॉब्लम का हल हो जाए। बच्चों को फ़ौरन गोलियां खिलाने से 100 गुना बेहतर है कि 4 आप बीज खिला दें लीमू के हर आधे आधे घंटे के बाद, ताकि 12 बीज 1 घंटे के अंदर पूरे हो जाएं, जैसे कि आपने बताया मासूमा जी। अल्टीमेटली हेल्थ इज़ वेल्थ, जान है तो जहान है, तो जान बनाएं लेकिन सही तरीके से। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।